एक अत्यंत दुर्गम भाग गढ़चिरौली का, भामरागढ़ के पास, जहाँ पे एक नक्सल मूवमेंट है, बहुत ही अति पिछड़ी आदिवासी जमात, जिन्हें खाने के लिए, फूड के लिए खेती करना पता नहीं है, जो ट्रीटमेंट उनको पता नहीं है, जो भाग 6 महीने तक एक्चुअल दुनिया से कट जाता है, ऐसी जगह पे एक डॉक्टर कपल आता है जो एमबीबीएस है, ऑलमोस्ट सर्जन एमएस हो चुके हैं, पर उन्होंने फॉर्मली डिग्री नहीं ली और उन्होंने एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया कि यहाँ के आदिवासियों को पहले तो ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के थ्रू उनकी विश्वास जीता, फिर उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट हुआ, लोक बिरादरी। आज 650 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, रहना, खाना पीना, और साथ साथ जो आजू बाजू का जंगल है, वहाँ पे जो जानवर अनाथ हो जाते हैं, उनको भी डॉक्टर प्रकाश आमटे अपने साथ रखते हैं, अपने बच्चों की तरह। यहाँ पर आप आके देखेंगे भालू, शेर, बिबट, मगर, क्रोकोडाइल से लेके सायल, सब सारी पूरी वैरायटी एक फैमिली की तरह रहती है। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज बाय पंकज मानेकर। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, खुद डॉक्टर प्रकाश आमटे सर आज हमसे बात करेंगे और ऐसी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। हमने उनका वर्क स्टोरीज बुक्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू और ऑलमोस्ट हर महीने में कोई ना कोई न्यूज चैनल पे जरूर देखी है। पर अनफिल्टर्ड स्टोरीज में आज हम सच में एक अनफिल्टर्ड डिस्कशन डॉक्टर प्रकाश आमटे सर के साथ करेंगे। आप बस बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। दिस इज द ओनली प्लेस यू आर गोइंग टू गेट इट। सो without much of the introduction, because the person does not need any introduction, himself Dr. Prakash Amte is going to reveal or share some extra amazing thoughts with you people. सर नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। मतलब मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं आपके साथ बैठ के कुछ ऐसे किस्से डिस्कस करने वाला हूँ। आपके ऑरा में बैठ के जो वाइब्रेशन है वो कुछ अलग है, हम कह सकते हैं। आई कैन फील इट माई सेल्फ ऑन द पर्सनल लेवल। सर, बहुत सारी स्टोरीज आपके बारे में, बहुत सारा वर्क आपका मतलब जो चला है, उसके बारे में लोग रेगुलरली न्यूज चैनल पे देखते हैं। रेगुलरली एक मूवी रिलीज हुआ था, वो बहुत पॉपुलर रहा। साथ साथ में बहुत सारे बुक्स आपके बारे में बात करते हैं। पर आपके खुद के हम कह सकते हैं शब्दों में अब भी जनता चाहती है, लोग चाहते हैं कि हम जाने सर का खुद का वो एक्सप्रेशन, सर का खुद का वो फीलिंग क्या है जब हम ये सारी चीजों की बात करते हैं। तो बिफोर बिगिनिंग, ऑब्वियसली आपके प्रेरणा स्रोत आपके पिताजी रहे डॉक्टर बाबा आमटे, पर मैं उस 1973 के उस मोमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कैसे ये सब मूवमेंट स्टार्ट हुई। आपने जो बहुत प्रचंड वर्क स्टार्ट किया, जो इतना बड़ा आज हो रहा है आपके वर्क का, वो एक क्षण से चालू हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? असल में तो 73 तो बाद में आया। 1970 हाँ, एक्सपोजर विजिट है। तो बाबा ने पर्पसफुली ऐसा बोला कि हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो भामरागढ़ का जंगल है, जिसका नाम किसी ने सुना ही नहीं था, कोई फेमस भी नहीं था किसी के लिए। और बाबा शायद उनके जैसे जवानी में यहाँ शिकार के बहाने आए होंगे, जो जमींदार के बेटे थे, तो उनको मालूम होगा। एक त्रिवेणी संगम है बोले यहाँ पे भामरागढ़ में। तो इस तरह से 70 में फैमिली पिकनिक। और हम लोगों का एक कारण एक था कि हम दोनों, मैं और विकास, एक ही क्लास में थे। एमबीबीएस फाइनल का एग्जाम दिया था। अच्छा। और रिजल्ट आने का था, इसलिए आनंदवन छुट्टी मना रहे थे। तो बाबा ने ये मौका पकड़ा और बोले चलिए अब 2 दिन के लिए जाएंगे जंगल में। 2 दिन के लिए जंगल में जाना सबको पसंद होता है। चेंज हो है, सिटी में रहने वाला तो बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग निकले, जैसे आनंदवन से निकले तो यहाँ पहुँचने के लिए 250 किलोमीटर फासला, 2.5 दिन लगे।
हाँ 250 किलोमीटर का 250 बरस लगे। तो ये रास्ते नहीं थे, नदी नाले काफी थे, उसके ऊपर ब्रिजेस नहीं थे। तो 4 व्हील की गाड़ी थी, पिकअप वैन बाबा को, उसमें हमको सबको दिया, सब फैमिली मेंबर। जहाँ अंधेरा हो गया वहाँ मुकाम करो। दिसंबर का महीना, ठंड बहुत थी, जंगल में लकड़ी मिलती है, अंधार चला के उसके पास में, खाना बनाने के लिए वो आसान था। तो इस तरह से हम जब वहाँ पहुंचे तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन विजिट का, तो और बहुत अच्छा लगा। इतने घने जंगल में त्रिवेणी संगम है, जीरो पोल्यूशन, साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट। ये थोड़ा सा हमको अजीब ही लगा कि इतना घना जंगल में कुछ दिखा भी नहीं, पंछियों की आवाज भी नहीं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसे इतना घना जंगल हो के भी यहाँ कुछ क्यों नहीं सुनने पाता, एक्सेप्ट नदी का पानी का जो आवाज आ रहा है। एनीवे, फिर बाबा बोले अभी इतने दूर आ गए तो हम लोग ये आसपास का एरिया देखेंगे। तो वो उनके दिमाग में शायद था कि यहाँ जो आदिवासी रहते हैं, इनको उनका जीवन कैसा है इनको दिखाए। तो वो 4 व्हील की गाड़ी लेके, हमारा घर से 4-5 किलोमीटर पहला गांव था। गांव में जैसी गाड़ी गई तो सब माहौल बदल गया गांव में। पहले तो जानवर, उनके जो गौ वंश के जो, मतलब वो पारंपरिक होता है उनके पास, गाय बैल, तो वो आवाज सुन के वो डर गई। और फिर बाद में गाड़ी का आवाज सुन के हर झोपड़ी में से लोग बाहर आए। अच्छा। और ये देखने लगे डर के मारे कौन आए, क्योंकि हमारे शरीर पे सिर्फ वस्त्र नहीं थे, गर्म कपड़े, स्वेटर पहने थे, ऊपर शाल थी, ठंड इतना ज्यादा था। और हमारा जो पहला इंप्रेशन था कि इतने ठंड के बावजूद वो लोग दिगंबर थे। हाँ, एक शायद लॉइन क्लॉथ जिसको बोलते हैं, लंगोटी जैसा, हाँ, बड़े लोग पहने हुए थे, और बाकी बच्चे तो पूरे नंगे, बाप रे, दिगंबर। हाँ। और फिर इनसे थोड़ा सा जाके बात करेंगे ऐसा सोचा, आगे जाने लगे तो सबके सब जंगल में भाग गए। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। सारे गांव वाले जंगल में भाग गए। जंगल में गांव रहता तो पीछे जंगल रहता गांव। जरा अजीब लगा कि हमने कुछ बिना कुछ वजह से क्यों लोग इतने डर रहे हैं, जंगली जानवर रहते हैं इस तरह से। दूसरा गांव पगडंडिया थी, तो उस दूसरे गांव में गए, वहां भी कोई रुका नहीं, किसी से बात नहीं हो पाई। 3-4 गांव करते करते शाम हो गई, तो फिर हम लोग भामरागढ़ के संगम पे हमारा मुकाम था। बड़ी अंगार लगाई, ठंड बढ़ गई थी, और सब सुन्न होके बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि हम लोग जैसे भी आनंद, बचपन में पूरा आनंदवन में हमारा कुष्ठ रोगियों के साथ में अंधा अपंग लोग थे, उनका दुख तो बहुत बड़ा था। अपनी फैमिली ने, गांव ने उनको निकाल दिया था, बहिष्कृत किया था, और बहुत नजदीक से देखा हमने, क्योंकि हम लोग उनके बीच में रहते। यहाँ वैसा कुछ कारण नहीं था, फिर भी लोगों के मन में यहाँ डर क्यों है, सिविलाइज लोगों के बारे में इतना डर, जरा अजीब लगा। तो सुन हो गए थे और सोच रहे थे। राइट। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा आवाज आया, मतलब बाबा ने वो मौका पकड़ लिया। वैसे तो बोले आज आप दोनों डॉक्टर हो रहे हैं, MBBS, और तब तक हमारा दोनों का डिसीजन हुआ था कि आनंदवन की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तो बाबा को मालूम था वो। उन्होंने बोला कि आप दोनों अभी आनंदवन की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपने भाई बंद है, माड़िया जनजाति जिनको कहते थे, प्रिमिटिव ट्राइब, या अति मागास कहते थे उनको, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब, इस जमात के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उनको जैसा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करो। तो मैं तो कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं उनको खेती सका फिर, उनको वोकेशनल, मतलब व्यवसाय शिक्षण है ना, वो दे सकता हूँ, ताकि वो उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो जैसे बाबा ऐसे बात कर रहे थे, खुद से बात कर रहे, लाउड थिंकिंग जिसको एक शब्द है, लाउड थिंकिंग। मुझे लगा कि बाबा के पिकनिक का मकसद ये था, एक्सपोजर। हाँ, इनका लाइफ दिखाए इनको, बच्चों को। किताब में पढ़ा था आदिवासी जंगल में रहते हैं और वो कंदमूल और शिकार करके जीते, इतना ही मालूम होता है शहर वालों को। राइट। यहाँ प्रत्यक्ष देखा जी, तो पता चला कि इनका जीवन कैसा होता है। तो
तो सर विचार चक्र जो ऐसा जल्दी जल्दी चलने लगा, तो विद इन नो टाइम मैंने बाबा को बोला कि बाबा यदि आप ये काम शुरू करेंगे माडिया जनजाति के लिए, तुम्हारी जवान हो, मेरी उम्र 22 साल की थी और आप अभी 60 के करीब जा रहे हैं, तो इस कठिन एरिया में आप इस उम्र में कैसे काम करें, तो मैं ये जिम्मेदारी संभालूंगा। तो बाबा को ये इतना आनंद हुआ होगा, तो एक सीधे उनके आईज में से आंसू निकल गया। हाँ, वो तो लगा कि बिना मांगे बिना पूछे अपने बेटे ने अपने को वचन दिया, बड़े खुश हुए। हाँ। और ऐसे मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो पिकनिक था। अच्छा, वो पॉइंट से पूरा वहां से फिर शुरू हुआ। हाँ। फिर वापस गए। हाँ। फिर रिजल्ट आए, इंटर्नशिप शुरू हुई। हाँ। जाने के पहले बाबा बोले कि आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लिखिए। हाँ। काम करने की जगह होना। हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी सबको मालूम है। हाँ। वो इंटर्नशिप दिसंबर 71 में खत्म हो गई, तब तक सरकार का जवाब नहीं आया। हमने जो एप्लीकेशन दिया था वो अपने तरह से काम करती है। राइट। तो फिर क्या करें, फिर जाना तो तय था। जगह मिलने की राह देख रहे थे, तो पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन करो। ओके। तो हमारे मेडिकल कॉलेज नागपुर में एक ही था। हाँ। उसका पोस्ट ग्रेजुएट का डेट निकल गया था, क्योंकि हमको करने का कोई इच्छा नहीं थी। हाँ। तो डेट निकल गया तो एप्लीकेशन नहीं कर पाए। तो सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में नया अस्पताल खुला था, मतलब आश्रम में। सुशीला नायर जी ने वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वहाँ 2 ही बैचेस एडमिशन हुआ था। तो काफी पोस्ट खाली थी हाउस जॉब की, तो तुरंत वहाँ मिल गया। सर्जरी में मैंने हाउस पोस्ट पीजी के लिए। हाँ। और वहाँ मतलब ऐसे ये कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट समय था मेरे लिए, कि वहाँ मेरी मंदाकिनी देशपांडे से मुलाकात हुई। अब ये देखिए, मतलब वो भी मेडिकल कॉलेज में नागपुर के एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, कि हमने नाम नहीं सुना था, पहचान नहीं थी। सीनियर थी, 1 साल सीनियर थी। अच्छा, मैडम सीनियर थी, तो इसलिए हम लोग सीनियर तो वैसे तब रैगिंग भी करते थे, दूर ही रहते थे। तो कोई संबंध नहीं था, नाम भी नहीं सुना था उसने, मेरा सुना था ना मैंने उसका। तो उसको एनेस्थेशिया में लिमिटेड पोस्ट थी, तो वहाँ नहीं मिली, इसलिए वो सेवाग्राम में एनेस्थेशिया का पोस्ट करने के लिए आई। अब आप देखिए कि ऑपरेशन थिएटर में एक ही पेशेंट पे मैं सर्जरी में असिस्ट कर रहा हूँ, और वो एनेस्थेशिया, तो पहचान हुई। तो फिर पहचान, अरे बाबा उनटे के बेटे नाम सुना है, लेकिन मुझे ज्यादा मालूम नहीं था। वो कुष्ठ रोगियों का काम करते सब दुनिया को मालूम था, वैसे उसको भी मालूम था, लेकिन आनंदवन क्या चीज है वो नहीं मालूम है। कि बड़ा आदमी है, कुष्ठ रोगी का काम करता है, उसका बेटा। और हम लोग सिंपल थे, खादी के कपड़े पहनते थे, और वो कॉलेज में फेमस थी, मतलब फेमस अपने जैसे नॉर्मल लाइफ, फ्रेंड सर्कल होता है, ये होता है, मतलब जैसा एक वाइब्रेंट स्टूडेंट है। हाँ, तो उनकी कोई अपेक्षा भी होती है, बाकी आगे जाके क्या करे। हाँ। तो उस तरह से उसका था जीवन तब तक। तो देखते देखते मतलब महीने 2 महीने में हमारी वेवलेंथ जुड़ गई शायद, और हम साथ में घूम रहे हैं। अच्छा। और वर्धा में चर्चा हो रही थी कि बाबा का बेटा एक लड़की को लेके घूम रहा। अच्छा। हाँ। तो और बड़ा भाई भी वही था, विकास, वो भी मेडिसिन में कर रहा था। तो ये बाबा के रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं था। तो जाके उसने माता पिता को बोला, अच्छा, कि प्रकाश एक लड़की को लेके घूम रहा है, वो एनेस्थेशिया कर रही है वहां पे। हाँ। तो बाबा वैसे प्रैक्टिकल थे। उन्होंने विचार किया और सोचा कि इससे चल ही रहा है अफेयर, तो उसको बुला ले आनंदवन। अच्छा। तो मुझे संदेशा भेजा कि उसको आनंदवन लेके आए। तो पैसेंजर ट्रेन थी वर्धा से औररा। तो हम एक दिन समय तय करके उसको लेके आया। बाबा घर के सामने खड़े थे, उसने खुद का परिचय कर दिया, मैं बाबा आमटे हूँ। हाँ। तो पाँव पड़ी उनके, फिर तो ताई आई तो उनके भी पाँव पड़े, और फिर पूछा कि ये क्या चल रहा है। तो तब तक शायद उसका डिसीजन हुआ था, और तब तक मैंने उसको बोला भी था कि मैं भामरागढ़ के जंगल में काम करने वाला। अच्छा, उस वक्त जब आपका वो रोमांटिक लाइफ चल रहा है, तभी वो निर्णय तो हुआ था। मतलब ये तो आगे जाना है, तो ये तो वहां जाना मेरा तय है, तो आपको यदि आना है तो ये मन की तैयारी करना चाहिए। राइट। तो तब तक वो उसकी हो गई थी,
फॉर्चुनेटली जब बाबा के पास आई तब तक उसका अच्छा, वो पक्का अपना मन पक्का बना हुआ लिए था। थे। तो फिर बाबा ने पूछा, ये आनंदवंत अभी वो काफी सुधरा हुआ है, अभी वो पहले जैसा वो लोगों के मन में जो डर था वो कम हो गया और काफी सुविधाएं थी, सब था आनंदवन में, कोई किसी की कमी नहीं थी। और 3 किलोमीटर, नागपुर 100 किलोमीटर, तो कसी तो वो देखने के बाद तो और लगा कि ये तो सब एक तो डेवलप्ड विलेज जैसा हुआ। राइट। तो तुरंत बाबा ने हमको पूछा कि ये ऐसे आनंदवन देखा है आपने, तो प्रकाश भामरागढ़ के जंगल में काम करने वाला है और आपकी क्या इच्छा है? तो उसने बोला मैंने उसको शब्द दिया है। तो देखिए मतलब एक तो प्रैक्टिकल आदमी कैसा होता है, पक्का अपने घर वालों को बताया क्या, इसकी हिम्मत नहीं हुई थी तब तक माता पिता को बताने की। नागपुर जाके उनको, वो दोनों टीचर थे धर्मपेट कॉलेज में, राइट। तो फिर मेरे तू बताएंगे कि मैं जाके बताऊं? बाबा को जल्दी हुई। तो उसने तुरंत बोला नहीं, मैं माता पिता को जाके बताऊंगी। तो वो जैसे जाके वहां के, और फिर ताई थोड़ी सी नाराज थी, मतलब उनको कि बड़ा भाई जो है विकास, वो बड़ा बेटा, तो ट्रेडिशनली उसकी शादी पहले होनी चाहिए। तो लेकिन बाबा बहुत डोमिनेंट थे, प्रैक्टिकल थे। उन्होंने बोला इनका निर्णय हो गया है तो शादी करवा दो पहले। अच्छा, एजुकेशन चलते रहेगा। तो आप 22-23 इयर्स के, तो शादी करवा दो। ओके। इसका कारण ये होता है भाई, ये मेरा इमेजिनेशन है, यदि विकास की शादी होने तक रुकने को कहा, तब तक इसका निर्णय भी बदल सकता है ना। मैं नहीं जाती जंगल में, बस हो गया। अभी निर्णय हो गया तो तुरंत शादी करवा दो। तो उसके बाद में तो भी जाके छोड़ के जा सकती थी, लेकिन वो उसने नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन बाबा का वो प्रैक्टिकल अप्रोच, तो बाबा ने बोला आप माँ बाप को आप बताइए। वो जाके माँ बाप को बताए तो उनको शौक था कि ये अपनी लेडी कुष्ठ रोगियों की संस्था में जा रही। नॉर्मल आदमी को डर रहता है, अभी भी डरते हैं लोग, आज भी एक टैबू करके उसको देखा जाता है। तब तो खूब बहुत था। तो उसने बोला कि मैं तो वचन दिया हूँ, अब जाके देख के भी आई हूँ, तो आप एक बार जाके देखिए आइए। तो बाबा को खत लिख के उन्होंने अपॉइंटमेंट लिखी। माता जी और पिताजी आ गए आनंदवन, तो पूरा आनंदवन देखा क्या क्या एक्टिविटीज है वहाँ। तो उनको लगा कि ये जितना हम सोच रहे थे उतना डरावना नहीं है। ये ठीक है। अब वो बेटी सुनती भी नहीं है, और जैसा हमको लगा था कि आनंदवन सब कुष्ठ रोगी इतने सारे, मतलब अपने को भी हो सकता है ऐसा, अभी वो माहौल तो नहीं है। तो रिलक्टेंटली दे एग्रीड। इस तरह से मतलब देखिए कि 72 के दिसंबर में शादी भी बहुत ही अलग तरीके से किया। हमने बोला कि हमारे रिलेटिव्स कम से कम 2000 है, 1500 कुष्ठ रोगी, अंध है, अपंग है, ये सब एक फैमिली जैसे बाबा ने बड़ा किया था। इनको लेके आपके घर आएंगे शादी के लिए, तो भाई वही सिविलाइज आदमी नहीं आएगा कुष्ठ रोगियों का देख के। तो शादी आनंदवन में होगी, और आप अपने रिश्तेदार लेके आइए या दोस्त। एक पहला कंडीशन ये। दूसरा एक था कि वरोरा में हमारा म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में जो मराठी मीडियम में जो शिक्षा हुई थी, उसमें संस्कृत विषय नहीं था। वो छोटा सा गाँव था वरोरा। तो शादी में जो कुछ ये होते क्या, जो आपकी शादी लगाते उनको क्या कहते हैं, भटजी कहते हैं, पंडित जी। हाँ पंडित जी। तो सब संस्कृत में है ना, मराठी में नहीं है। नहीं, सारे मंत्र सब मंत्र संस्कृत में है। तो हाथ लगा दिया, जो भी कुछ बोला समझा नहीं। मतलब उसको कैंसिल कीजिए, मतलब पंडित जी नहीं होना। अच्छा। क्या बोलेगा समझेगा नहीं, तो फालतू की चोलेगा। तो उसको कैंसिल किया। क्या बात। तीसरा हमारी कुंडली नहीं किया था, बाबा तो बहुत प्रोग्रामी, तो मुहूर्त नहीं। ओके। हाँ, मतलब ये इतना ट्रेडिशन ब्रेक करके शादी का एक मतलब मैं इसको बोलता था मंदा को, मंदा फिर वो अपने माता पिता को, उनको बहुत ही मतलब वो कठिन गया होगा। वो तो पूरे ट्रेडिशन RSS के कार्यकर्ता थे भी थे। ओके। तो उनको बहुत कठिन गया होगा ये सब। तो लेकिन ये ने कन्विंस किया, पक्की थी। और चौथा ये था कि जो लेना देना होता है, तो एक हैंकर चिप भी नहीं एक्सचेंज का।
आप अपनी बेटी को लेके आइए और यहाँ शादी होगी। एक मामा क्षीरसागर करके थे, गांधीयन थे, ब्रह्मचारी, उन्होंने हमारी शादी संडे के दिन, वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, लोगों को सुविधा होती है, इस तरह से आने जाने के लिए आसान होता है। तो संडे के दिन 24 दिसंबर 1972 संडे था। राइट। और कोइंसिडेंस, मतलब बाबा के साने गुरुजी भी काफी श्रद्धा थी। राइट। तो उनकी जयंती का दिन, क्या बात। हाँ। तो अच्छा मुहूर्त मिला बहुत। और फिर हमारे सब कुष्ठ रोगी काम को लगे, डेकोरेशन किया, फल थे, सब्जियां थी, सब नेचुरल, बहुत सुंदर मंडप किया, ये किया। वो सब मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सप्तपदी करना पड़ता, वो मराठी में उन्होंने मंत्र कहे और 15 मिनट में शादी खत्म हो गई। सिर्फ वो स्टेज बना था नेचुरल, उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगा के रखा था, बाकी किसी का नहीं। हाँ। एक ही था, मुझे इच्छा थी कि शादी करने के बाद दीन दलितों की सेवा का मैसेज सबको करे, तय हो चुका था। तो वो एक फोटो से ये कि मैसेज अपने आप चले जाता। हाँ, तो उतना ही रखा था। राइट। लोग कितना पुरोगामी विचार में बाबा तभी सोच लेते थे। तो इस तरह से शादी हो गई। बाबा तो सब जमींदारी छोड़ी थी, पैसा नहीं था, तो कहाँ जाए शादी के बाद हनीमून। तो उनके पास एक 4 व्हील की गाड़ी थी, दूसरे दिन उसमें बैठे हम लोग, ताड़ोबा नजदीक है, आनंदवन के, वहाँ गए और वहां से सीधा भामरागढ़ दिखाने के लिए यहाँ। हाँ, सीधा थर्ड डे, तीसरे दिन। ओके। दिसंबर 72। जमीन मिलने की थी, सरकार का अपना काम चल रहा था। और फिर वापस जाके नागपुर में उसने पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन किया था, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, वो पास कर लिया शादी के बाद। मैं MS जनरल सर्जरी, IGMC दूसरा कॉलेज है ना वहाँ, मुझे इंदिरा गांधी मेडिकल, तो वहाँ पे मैं MS जनरल सर्जरी करता था। 73 दिसंबर अभी आगे हुआ है कि हाँ, फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये जगह बाबा को हैंड ओवर किया। ओके। महारोगी सेवा समिति नाम है संस्था का, उसको हैंड ओवर किया। मैं तो उधर पढ़ रहा था, तो मुझे तो पता नहीं चला, बाबा को बहुत जल्दी थी। वो आके उन्होंने कुछ कुष्ठ रोगियों के लेके वो जंगल में आके बैठ गए यहाँ पे। अच्छा। और मुझे नागपुर में बाद में जनवरी में पता चला। एक्चुअली 23 दिसंबर ये फाउंडेशन डे है। राइट। यहाँ का। तब मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो 12/72 का हम एक नोट देख के आए। हाँ, वो नोट से हमें पता चला वो तारीख शादी का है। हाँ, तो किसी ने वो ढूंढ के निकाला 24/12/19। तो इस तरह से पता चला। फिर मैंने बोला बस ये पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सबको नाराज थे, मतलब भी नाराज थी, छोड़ के क्यों जा रहा है, 6 महीने में आप MS हो जाएंगे। राइट। लेकिन मैं तो पहले तुरंत आना चाहता था, तो ये पोस्ट इसलिए कर रहा था कि जगह नहीं मिली थी। जैसे जगह मिली पता चला, तो फिर भी जनवरी 74 में फर्स्ट 3 महीने के बाद मैं यहाँ आ गए। और ये तो लेक्चरशिप तब ज्वाइन किया था उसने, तो उसको फिर बाद में रिजाइन करना पड़ा। अच्छा। गवर्नमेंट का बॉन्ड भी था। राइट। और यहाँ बाबा ने 2 टीन शेड करके रखा था। ये रास्ता बहुत ही खराब रहता था, और जैसे जून में बारिश आती थी 6 महीने कट ऑफ होता था। तो 71 में हमारा पहला मानसून था, और हम दोनों के लिए एक थैच झोपड़ी बनाई, जो बहुत बढ़िया, मोर और लेस ओपन, वो बम्बू की खिड़की होती है ना, और वो कपड़ा लगा के उसको थोड़ा सा प्राइवेसी, पुरानी साड़ी वीड़ी होती है उसको लगा के, और सही दरवाजा वैसा ही। अच्छा। तो उसमें हम दोनों उसमें। अच्छा, वो बाम्बू की झोपड़ी में साड़ियां लगा के घने जंगल में, आप दोनों में शादी के 1 साल बाद। बाप रे। तो इस तरह से हमारा जीवन यहाँ आके शुरू हो गया। और कभी आइसोलेशन पूरा, एक बार बारिश आ गई, यहाँ नदी थी, बांदिया नदी, अभी जहाँ ब्रिज हो गया, तब तो नहीं था। तो एक बार पानी भर गया तो 6 महीने के लिए कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। और टेलीफोन का सवाल नहीं, बिजली का सवाल नहीं, आइसोलेशन का बाकी था। उसके लिए ज्यादा तो नागपुर से आ गए सीधी जंगल में। और फिर साथ ही में 1-2-4 बाबा के प्रेरणा से आए थे, तो वॉलंटियर्स थे। तो ये 5-6 मिलके एक नई फैमिली तैयार हुई।
और उसके लिए किचन की जिम्मेदारी बंदा ने संभाली। ओके। तो यहाँ तो मिलता नहीं था कुछ, तो आनंदवन से दाल चावल 6 महीने कितना खाएंगे, हाँ 10 लोग, तो हाँ। उसके हिसाब से उतना आके स्टोर करो। और सिर्फ दाल चावल, फिर दूसरा क्या मिलता था? और दूसरा गेहूं कोई नहीं, स्टोर भी सब्जियां नहीं, कुछ नहीं। कैसे करेंगे? यहाँ तो सब स्टोर नहीं कर सकते थे। हाँ स्टोर कैसे करेंगे? राइट राइट राइट। वो आटा लाया, आटा हाँ वो उसमें तो ये हाँ, हाँ वो तो कीड़े गिरते हैं। राइट राइट राइट। तो 2-4 दिन उसमें रोटी खाया और बाद में दाल और चावल और आलू और प्याज जितने दिन रहे उसका सब्जी बनाओ या राइट। इस तरह से इसने वो जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली। थोड़ा सा उसमें वैरायटी करो, ज्यादा पानी डालो तो उसकी टेस्ट बदल जाती है, ज्यादा मिर्ची डालो, कम मिर्ची डालो। अच्छा, ये बस इतना ही इसमें वो वेरिएशन करते करते हमारे कार्यकर्ता और हम लोग बड़े खुशी से रहते थे। हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था फूड के बारे में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। जिनके लिए आए तब तक हमको पता चल रहा था इनके लिए खाने के लिए तो ऐसा अनाज भी नहीं है। यही मेरा क्वेश्चन यही था अभी कि जब आप यहाँ पर आए तो एग्जैक्टली यहाँ की माड़िया आदिवासी, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही पिछड़ी हुई थी, हाँ बिछड़ी हुई प्रजाति है, उनकी रियल सिचुएशन क्या थी और उस वक्त गवर्नमेंट की कितनी यंत्रणा यहाँ तक थी जब आप आए थे? नहीं, यहाँ एक तो घना जंगल, रास्ते नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन के लिए फैसिलिटी नहीं। तो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करता था, वो गार्ड रहता था, एक रेंजर। ओके। और वहाँ कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आता था, तो हर समय नहीं रहता था, छुट्टी पे घर अपने गांव में चले जाता था। और बाकी तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई यंत्रणा। एक पुलिस कांस्टेबल पनिशमेंट पोस्टिंग वाला होता है, वो पूरे एरिया के लिए एक कांस्टेबल। यहाँ की में लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं था। क्राइम रेट। हाँ। तो हम लोगों को धीरे धीरे पता चला कि इनका लाइफ कैसा है। लाइफ में सर्वाइवल वाज द ओनली, मतलब जिंदा रहना है। ये टारगेट पहला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जंगल में जाओ। जंगल तो घना था, उसमें क्या होता है, जानवर है, बर्ड्स है, स्नेक्स है, शिकार, कंदमूल है, कोई जंगली फल हो गया, जो मिले जिस सीजन में वो दिन भर सो जाओ जंगल में लेके आओ। अच्छा, एकदम बेसिक लेवल पे थे या थोड़ी भी खेती या कुछ भी नहीं था? खेती क्या था कि उसमें वो प्रिमिटिव थी। वो जो कोदो कुट की है ना, कुसरी वैसरी होता है, वो लगा एक बार फेंक दो, और फिर उसका थोड़ा सा बीज जितना उग के आ जाए तो उसको बॉईल करो। और खाने के लिए ऑयल नहीं, मतलब वो पकाने के लिए मीट, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, तो उसमें बॉईल करो। जो भी कुछ जंगल में मिला, गया कंद मिला या शिकार में कोई जानवर मिला या पंछी, काट के उसको सुखा के रखते थे। तो वो पानी में 2-4 स्पीसेस डाल के तो फ्लेवर आता था। अच्छा। ज्यादा तो नहीं खाते थे, उतना मिलते ही नहीं था, इसलिए सदियों से कर रहे शिकार, तो उतना नहीं दो। तो वो सूखा तो नहीं खा सकते, इसलिए वो जो बॉइल्ड वाटर विथ मीट या कंदमूल जो हो गए वो डाल के खाना, या अम्बिल होती है वो अम्बिल खाओ। तो ये नॉर्मल रूटीन ये था। राइट। कपड़े में तो देखो लंगोटी थी, बाकी तो मतलब जो स्त्री है, स्त्रियों के भी शरीर पे सिर्फ वो नीचे का पार्ट थोड़ा सा कवर करते थे, बाकी भी बाकी भी। अच्छा, इतना वो मतलब सिर्फ नीचे का पार्ट स्त्रियों का कवर्ड है, बाकी बाप रे। तो ये सब हम लोग शहर में रह के ये पता नहीं चलता। तो यहाँ आके रहने के बाद में उनकी एक्चुअली लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोगों ने अपने खाने की कभी कंप्लेंट नहीं की। राइट। हम लोग खाना खाते थे शाम को 7 बजे के पहले ही खा जाते थे। थोड़े जैन बन गए थे हम लोग। सूर्यास्त के बाद नहीं है, तो बिजली नहीं थी, तो कंदील था वो। राइट। तो उसके पहले खाना खा के फिर बाहर अंगार लगा के बैठते थे ठंड के समय। एक आधा घंटा बातचीत करो। बातचीत में यही करो कि कोई किसी को कंप्लेंट नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। वो तब ये शब्द नहीं था नेगेटिव, ये आजकल आने लगा। लेकिन एक दूसरे की हिम्मत बांध रहे, हिम्मत हुई कि जिन लोगों के लिए हम लोग आए उनको तो पूरा खाना ही नहीं मिलता। राइट। दिन भर जंगल में घूमे और शिकार नहीं मिले तो भूखे आ गए, दूसरे दिन देखे। हम लोग कितने सुखी है कि हमारे पास रोज खाने के लिए पेट भर है। इतना चावल खाओ, इतना खाओ, आपकी मर्जी।
हाँ हाँ हाँ। तो फिर कंप्लेंट किस बात की? वाह। तो और उसका कोई तकलीफ नहीं हुआ। आप वो अर्बन लाइफस्टाइल हाँ हाँ, से मतलब मैडम जो है वो इतना कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा, हाँ लेविश लाइफ से या तो एकदम इस प्रिमिटिव जिंदगी में आ प्रिमिटिव जाना। प्रिमिटिव ट्राइब। तो और बात करने के लिए सही लिया नहीं, राइट। हालांकि वहाँ उनका ग्रुप था बहुत बड़ा, हाँ, तो यहाँ कोई नहीं, और या ना फोन ना कुछ तो कुछ कुछ नहीं। होना नहीं है। फिर हम लोग जंगल घूमते थे, गाँव गाँव घूमते थे। हम्म, तो शुरू शुरू में तो दूर ही अवॉइड ही करते थे, वो भाग जाते थे, हम्म, क्यों आए ये लोग, कहाँ से आए। राइट। तो ये बड़ा तकलीफ वाला था हमको, हम्म, कि जिनके लिए आए वही नहीं आते। हम्म, फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, माड़िया लैंग्वेज ये बोली भाषा और बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। तो कैसे सीखना चाहिए? अच्छा, हमने सुना है ये माड़िया लैंग्वेज की कोई लिपि भी नहीं होती, नहीं, ये लिख भी लिपि नहीं नहीं है, सकते, होता बस आप लिमिटेड वर्ड्स है, क्योंकि हाँ व्यवहार का उनका कितना छोटा सा है, हाँ हाँ एक्सपोजर ही नहीं है राइट अपने राइट। पास। तो वो कैसे सीखे? हाँ तो अपने जो अस्पताल झाड़ के नीचे हमने शुरू किया, ये हाँ फॉरेस्ट के जो मैंने गार्ड बोला, उनके लिए भी अस्पताल कहाँ था। हाँ। तो वो जब रहते थे और वो थोड़ी सी बीमारी हो गई तो वो साइकिल पे आते थे, अच्छा। तो जुकाम हो या सर्दी हो या बुखार है, जो भी कुछ हो, हम्म। तो वो यहाँ 2-2, 4-4, 5-5 साल पनिशमेंट पोस्टिंग होता था, कोई दूसरा आने के लिए तैयार नहीं थे, उसको कुछ दिन तो रहना पड़ता था। हाँ। तो वो अपने गांव में रह के माड़िया सीख गए थे। तो उनसे मंदा ने डिक्शनरी तैयार की, अच्छा। माड़िया हाँ नाम को क्या कहते, गांव को क्या कहते, बुखार को क्या हाँ कहते। तो वो राइट डाउन किया डिक्शनरी टाइप, हाँ। और ऐसे एक कॉपी में लिख के वो लेके जाते थे हम गांव में, फिर कुछ रुका तो उसके भाषा में बोलना, अच्छा। और फिर उनकी संस्कृति का अभ्यास किया कि बीमार पड़ा तो क्या करते वो। हर अच्छा। गांव में यहाँ एक मांत्रिक होता है, उसको पुजारी का, अच्छा, हर गांव में एक हाँ मंत्र ट्रेडिशनल होता है। हाँ तो वो उसके पास ले जाते थे, उसके पास एक तो झाड़ पत्ती भी थी, हाँ मंत्र तंत्र है, हाँ। और सैक्रिफाइस, हम्म, जो मुर्गा लाओ या कुछ है, बलि। जब बलि चढ़ाओ, हम्म, या कभी कभी ह्यूमन सैक्रिफाइस की भी प्रैक्टिस थी, नर बलि। हाँ, उतने से गांव में मिल भी जाएगा कोई ह्यूमन कभी या कहीं का भी, हाँ भगवान को देना है तो कहीं का, हाँ बच्चे को ही देंगे, और हाँ वो ओपनली नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हाँ तो सब लोग। राइट। एनीवे, लेकिन ये प्रथा थी, तो अच्छा। हम लोगों को बहुत ही चैलेंजिंग लगा हाँ। कि एजुकेशन नहीं, ये सब अंधश्रद्धा है इनकी, इससे यहाँ बाहर निकाले तो बहुत ही कोशिश करना पड़ेगा हमको। उल्टा नहीं किया हमने कि ये फालतू हो गए, यहाँ आके कोई आता नहीं, ऐसे भी सोच सकते थे, क्या फायदा हो गया। राइट। हम लोग ऐसा सोचा कि हम लोगों की कोशिश कम पड़ रही, हम लोग अच्छे इंटेंशन से आए, और इसमें इनके तक नहीं पहुंच सके, इसका मतलब हमारी कोशिश कम। और फिर वो संस्कृति ने जैसे देखा, जो मांत्रिक है वो छोटी मोटी बीमारी ठीक कर देता है, वो छोटी मोटी बीमारी हालांकि अपनी जो प्रतिकार शक्ति है अब उसी से ठीक होती है, इम्यूनिटी, लेकिन उसके पास गए और ठीक हो गया तो उसको क्रेडिट मिल गया, हाँ, है ना, बराबर। उनको क्या मालूम इम्यूनिटी होती है। सही बात। हाँ। तो जिसमें इम्यूनिटी से भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो वो बोलता है वापस ले जाओ, मैंने झाड़ पट्टा दिया, फूक फाक किया, बलि चढ़ाया, और ये ठीक नहीं हो रहा है, अब भगवान की मर्जी, ले जाओ। और वो ले जाने का पेशेंट वो अपने झोपड़ी के सामने पड़ा रहता था, हेल्पलेस, अंगार लगी है और वो वहाँ पड़ा है। तो ऐसे कुछ पेशेंट शुरू में जो हमारे अस्पताल के लिए विश्वास निर्माण करने के लिए बहुत फायदा हुआ। अच्छा, जो समाज ने माड़िया समाज ने जिनको पूरा छोड़ दिया था, अब आप उनको हमने कन्विंस किया, पिताजी माताजी को। पहली केस थी वो बर्न वाली थी, हाँ अंगार में गिर गया, दस्तार का बेटा, उसको एपिलेप्सी थी, फिट्स आती, ओके, तो 40% बर्न हो गया था। उसके पास ले गए, नेचुरली उसने वो दवाई वगैरह लगाई और इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ वो मक्खी बैठती है तो उसके बाद में कीड़े गिरे, हाँ उसके अंडे होते हैं और वो लार्वा, बाद में वो लाइफ साइकिल है उसकी, राइट। तो फिर वो बहुत चिल्लाता था बेचारा, क्योंकि वो जो मैगट्स होते हैं ना अंदर जाके, उसके बाद ब्लड और वो पस खा के बड़े होते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते, अंदर रहते, कुछ नहीं कर सकता। तो वो बाहर बेचारा रोता हुआ पड़ा था, तो हमने माँ बाप को बोला कि इसको लेके आइए, हम कोशिश करेंगे। तो उन्होंने भी होप्स छोड़ दिया था, तो बोले चलो ठीक है। तो ऐसा मेरा पेशेंट आया,
तो उसकी सब वो मैगट्स हमने फॉरसेप्स से निकाली, नीलगिरी डाला तो वो नीलगिरी उनके लिए रिपेलेंट है, उसे और कुछ निकली, पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया इन्फेक्शन के लिए, और उसको फिट्स आती थी, फिट्स आने के लिए वो गार्डिनल की गोली मिलती थी, और कभी जिंदगी में दवाई नहीं लिया था तो उसका असर बहुत जल्दी आया। अच्छा, हाँ, बॉडी रेजिस्टेंट वो देखते थे ओपन में ही था सब। हाँ, तो फटाफट वो दुरुस्त हो गए। हाँ, तो लोगों को लगा ये और अल्टरनेटिव मिला है अपने को। अच्छा, और जैसे जो पुजारी को थोड़ा सा लगा कि हाँ, अपने को कॉम्पिटिटर आ गए, उसके लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो हाँ गया। नेचुरली थोड़ा सा तो होना है। तो फिर एक दूसरा पेशेंट आया, वो जब वो हमारे इसमें भी दिखाए बायोपिक में कि वो बेहोश था, वो कंधे पे लेके आए, हाँ, 30-40 किलोमीटर वो। राइट, यहाँ आपस में मदद करने की एक ट्रेडिशन है संस्कृति में। हाँ, जवान लड़के उसको कंधे पे उठा के लाए, हाँ, और यहाँ हमारे पास झाड़ के नीचे रख दिया और चले गए। हाँ, तो हमको बहुत ही मतलब खुशी हुई कि इतने दूर से अपने विश्वास से लोग कोई आया है। और लेकिन नेक्स्ट मोमेंट बहुत टेंशन आ गया कि इसका डायग्नोसिस कैसा करें। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, लैब नहीं, या नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। हिस्ट्री पूछा, वो भी लैंग्वेज का जैसे टूटी फूटी आती थी बहुत। तो फिर किताबें रेफर किया कि ऐसे ये बेहोश है और इसका बुखार था और क्या क्या कारण हो सकते। इस तरह से हम दोनों ने बहस करके फिर डिसाइड किया कि इसको दिमाग का मलेरिया हुआ होगा। ओके, तो उसके लिए क्विनिन देना पड़ता है, ग्लूकोज देना पड़ता है। वो थोड़ा सा अपने पास किट थी, और हमारे वॉलंटियर राउंड द क्लॉक उसके पास बैठे रहते। तो 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, बेहोश ही था वो। अच्छा, 2 दिन बेहोशी पड़ा रहा। सलाइन चल रही थी, वो क्विनिन चल रहा था। तीसरे दिन उसने आँख खोली, मूवमेंट करने लगा, तो हमारा जो वॉलंटियर था वो दौड़ के आया, बहु रिस्पॉन्स मिल रहा है, बोले वो भी आंखें खोली उसने। तब हमको बहुत अच्छा लगा कि अपना डायग्नोसिस ठीक था और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बराबर। और 5वें दिन जैसा आपने देखा वो सिंबॉलिक है, लेकिन अपनी कटिया कंधे के लेके वो चला गया। क्या बात है, वो विनिंग मोमेंट। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए स्केच है, जिसलिए कोई भी आप लाउड स्पीकर के आगे बात करो लोगों को या कोई करो, ये उदाहरण है जिसको हॉरिजॉन्टल लाया, राइट, कटिया पे, वो वर्टिकल गया। तो ये 2-4 पेशेंट जो शुरू में ऐसे आए थे, उनके हिसाब से वो मरने वाले थे, और अपने प्रयास से वो खुद चल के गए, बच के और चल के गए। तो फिर ज्यादा लोग आने लगे इस तरह से, मतलब ये लोगों के माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। राइट। मैं व्यूअर्स को यही समझाना चाहता हूँ कि द चैलेंज वाज, ट्रीटमेंट करने से ज्यादा बड़ा चैलेंज तो ये है कि उन लोगों का विश्वास कैसे जीते जो आपसे डर के भाग जाते हैं, जिन्होंने कभी पूरे कपड़े पहने हुआ इंसान ही नहीं देखा। उन लोगों को आपको विश्वास दिलाना है कि हम जो आपको खिला रहे हैं वो खाइए। तो ये चैलेंज को सरपास करने के लिए ऐसे कुछ पेशेंट्स मतलब डॉक्टर साहब लेकर आए जो वैसे ही डाइंग सिचुएशन में है। अगर वो मर जाते तो और अलग गलत मैसेज जाता। हाँ, गलत मैसेज जाता। पर हम कह सकते हैं सृष्टि ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने साथ दिया और ये पेशेंट ठीक होके गए। तब जाके वो माड़ी आदिवासियों में एक विश्वास पैदा हुआ, जनरेट हुआ, और वहां से इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से ये जर्नी स्टार्ट हुई। सर, आगे चलते चलते ऐसे कौन से क्षण आपके मोमेंट में आए कि बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग थे, बहुत ही बुरे थे, जिनको देख के आप साधारण इंसान शायद सह नहीं पाए? ऐसे कुछ मोमेंट्स। ये पर्सनल कुछ है, ये शायद कहीं आया नहीं है। फिर हमारा 2 ये थे कि यहाँ सब तरह के पेशेंट आते थे। मतलब हड्डी टूट गई, एनिमल इंजुरीज है, बेयर बाइट है, लेपर्ड बाइट है, स्नेक बाइट है, और डिलीवरी के लिए आए। नॉर्मली डिलीवरी तो अपने वो पुरानी दाई होती घर में, और जो नहीं हो पाए उसको लेके आए। तो उसका भी लिए हम फिर नागपुर से फोर्स लेके आए, असिस्टेड डिलीवरी। और एक बार वो बेटा ही जो अंदर का जो वो आड़ा था, उसका हाथ बाहर आ गया, तो वो तो नॉर्मली आ नहीं सकता था, सिजेरियन की जरूरत थी, तो वो नहीं कर सकते थे। हम लोग यहाँ कहाँ झाड़ के नीचे करेंगे। मैं उनको हाथ जोड़ा था, बोले
हमारे जो दाई थी उसने भी प्रयास किया, नहीं कुछ हुआ, और आप भी नहीं कहेंगे तो हम इसको कहाँ ले जाएं। फिर पुराने जमाने में जब सिजेरियन लोगों को मालूम नहीं था, तब डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करते कहते थे, बच्चे को काट के निकालो। तो वो डेड था? तो डेड हो या अलाइव हो, लेकिन माँ को एक मौका मिले, समझे क्या? हाँ हाँ, डेड हो तो ठीक है, लेकिन मत देखो आप डेड है, लेकिन प्रोसीजर तो वही है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम दोनों ने बहुत बहस किया, फिर आखिर में ठीक है ये है, उनको बता के देखे। पेरेंट्स थे, हस्बैंड था, और वो तो रेस्टलेस थी बेचारी, कब बच्चा बाहर आए। बराबर। तो उनको बोला कि हस्बैंड को और पेरेंट्स को, तो बोले नहीं आप जो सही समझे करो, हमारा कोई। अच्छा। तो मैं ये भी नहीं, कंसेंट भी नहीं लेता था। तो वो वर्बल कंसेंट, सर्जरी, वर्बल विश्वास के ऊपर, तो वो किया हमने। ज्यादा मतलब वो बताने में भाई ज्यादा आनंद नहीं होता है, लेकिन उसको बच्चा निकाल लिया। वो तो हमारा ही हुआ था, तो नेचुरली वो बोले मैं चली जाती। सुबह उठ के वो 25 किलोमीटर जाने के पहले मंदा ने उसको बोला कि आप नेक्स्ट टाइम यदि प्रेग्नेंट रही तो रेगुलर चेकअप के लिए आई, ताकि हम कुछ हेल्प कर सके। एकदम 11th और आने से तो वो भी ठीक रहा। 2 साल के बाद फिर से वो प्रेग्नेंट रही, फिर आई, रेगुलर चेकअप, नॉर्मल डिलीवरी वो किया मंदा ने, तो बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा गिल्ट कम हो गया, है ना। तो इस बैकग्राउंड पे मंदा प्रेग्नेंट हुई, यहीं पे 75 की बात है, और उसका डिलीवरी अगस्त में होने वाला था। तो नेचुरली पहली डिलीवरी मायके होना चाहिए, नागपुर में। तो ये जून का 15 जून तक सामान के लिए गाड़ी आती थी, 6 महीने का सामान रखना है। तो कई को मदर को ऐसा लगा कि ये वापिस आ जाएंगी, ट्रेडिशन है मायके जाए। तो वो नहीं गई, बोले मैं यहीं रहूंगी और आपके हाथ से यहीं डिलीवरी करूंगी। बाप रे। तो ये जरा बहुत मतलब जिसका तो कोई मिसाल नहीं है। यहाँ यदि कुछ उसको प्रॉब्लम आया तो ये डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करना पड़ता है ना। क्योंकि अगस्त में डिलीवरी है, सब रास्ते बंद है, भयंकर ये मतलब डिसीजन। तो उसने डिसीजन ये लिया, तो उसका कमिटमेंट देखिए कि मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, यही करो जो कुछ करना है। तो मदर ने देखा आखिरी गाड़ी आई है, ये आई नहीं, तो वो बारिश आ रही थी, नदी में घुटना तक पानी चल रहा था, ये बंदी रही। तो 4 व्हील की गाड़ी लेके वो अपने छोटी बहन मौसी को लेके आ गई तुरंत, और उसको गाली दिया, ये क्या कर रही है आप, डिलीवरी के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं, आप चलिए। तो जबरदस्ती उसको बिठा के ले गई, और तुरंत फिर बारिश आ गई तो रास्ता कटा हो गया। अच्छा। तो ये एक मतलब कहीं मैंने बताया नहीं था, लेकिन उसका ये डिवोशन और ये कितना डिटर्मिनेशन कितना होगा कि आप अकेले रहेंगे यहाँ पे, तो मैं डिलीवरी यहीं करूँगी, यहाँ की कहीं ले जा नहीं सकते, अगस्त में सब कटा हुआ था। एनीवे फिर वो डिलीवरी हो गई। थोड़ा सा बच्चा कमजोर था, यहाँ कोई खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं थी, तो 2 किलो के करीब, 2-2.25 किलो का था। नागपुर में मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी किया। और मुझे पता है कैसे, मैसेज कैसा जाए, आपको कैसे पता चला? तो नहीं पता चला। अच्छा, बेबी हो गया, वहाँ पर है, नदियाँ फ्लडेड थी, रास्ता नहीं था, कुछ नहीं, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। कुछ ही दिन के बाद उसको थोड़ा सा डायरिया हुआ बच्चे को, तो फिर से एडमिट किया। तब बाबा आता ही सब बोले कि नागेपल्ली में, आलापल्ली के पास अपना एक सेंटर है जगन बाबू कि उसको मैसेज दो कि डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ और अभी बीमार है। अच्छा। ये 15-20 दिन हो गए थे। तो वो भी चिंतित था, हमारे मतलब वही जैसे फैमिली मेंबर जैसे समझे, तो साइकिल निकाला उसने, चलो जाके कम से कम भाऊ को बोलेंगे। दोनों बातें रहे, डिलीवरी भी हो गई, बेटा पैदा हुआ, थोड़ा सा बीमार है। तो साइकिल से आया, अगस्त के एंड में होगा शायद वो, कभी भाऊ हो ऐसा ऐसा हुआ, आप चलिए। तो 2 दिन आने में लगते 70 किलोमीटर साइकिलिंग है। फिर हमारे साइकिल से चला गया, वहाँ जीप ला के रखा था। अच्छा, यहाँ से आप साइकिल पे डबल सीट गए? नहीं, चला के, चलाते हुए वो उसकी साइकिल मेरी साइकिल।
तो जाके फिर वहाँ जहाँ तक जीप थी, जहाँ हम जीप में बैठ के फिर वहाँ सीधा नागपुर गए। तो 4 दिन चले गए थे, तब तक वो बेटा ठीक हुआ था। तो ये हमारी मेंटेलिटी ऐसी थी कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब तक कोई आता नहीं बताने के लिए, तब सब ठीक चल रहा है दुनिया में, ठीक चल रहा है। कोई न्यूज ही नहीं आए, ये ज्यादा रिलैक्सिंग है। ये पर्सनल ये। हाँ। उसके बाद मैंने दूसरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो बड़ा हो रहा था यहाँ पे। फिर आगे नवंबर में आ गई, फिर रास्ता शुरू होना। राइट। और यहाँ आने के बाद 1 साल के बाद करीबन उसके 1.5 साल की उम्र होगी, तो उसको बुखार आया। हाँ। बुखार के काफी केसेस यहाँ आते थे, लैब नहीं थी। राइट। तो हम लोग टेंटेटिवली वो मलेरिया करके ट्रीटमेंट करते। बुखार सिम्टम्स से देखो। कुछ वो सिर्फ मलेरिया ने दिमाग के मलेरिया के भी बेटे आते थे। ओके। और वो काफी सीरियस होता है। उसमें बुखार आता है, बच्चा बेहोश होता है, उसमें कन्वल्सन आते हैं, फिट्स आती है। और समय पे यदि क्विनिन नहीं मिला तो वो गुजर जाता है। ओके। ऐसे कुछ लेट आए तो कुछ बच्चे गुजर भी गए थे। हाँ। क्योंकि उनको अपने अपने कोशिश कर रहे थे पहले, और बाद में लेके आओ। और ये बीमार गिरा, इसको बुखार आया, क्लोरोक्विन दिया पहले। मतलब ये विकास आपके जो बड़े बेटे, दिगंत है, दिगंत इसका नाम। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। बड़े बेटे का नाम दिगंत है। विकास बड़ा भाई। ओके। हाँ, सॉरी। तो ये दिगंत ये 1.25 साल का होगा। तो फिर वो कोमा में गए, और फिर कुछ देर के बाद उसको झटके आने लगे, कन्वल्शन। वैसे ना फिट आती है तो, और मुंह से वो आता है फ्रॉथ फेस आता है, तो वो माँ को देखने को बड़ा मतलब डरावना होता है किसी का भी। ये तो बेटा है, तो और कहीं ले जा नहीं सकते, यहाँ सब कट ऑफ एरिया। तो आंखों में आंसू आ गए माँ के, बराबर। नेचुरली बच्चा बेहोश है। तो मैं तो सोचा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही सिचुएशन, इसको हिम्मत कैसे दे, यही रह के करना है। तो पहले मैंने उसको बोला कि आज हमको आके करीबन 2.5 साल हो रहे, 20-25 बच्चे इस तरह से आए, कुछ गुजर गए, कुछ बच गए, लेकिन हाँ। और तब उनको ट्रीटमेंट करते हुए हमने, हमारे आंखों में आंसू नहीं आए थे। हाँ। अपना खुद का बेटा है, तो फिर ये हिम्मत छोड़ के कैसा होगा। उन तेरे को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया, इसको उनको तो उसको क्विनिन दिया, उसको ये दिया, ग्लूकोज दिया। दूसरे दिन उसका बुखार कम हो गया, कोमा से बाहर आ गया। लेकिन उसको ये देरी से उसका ब्रेन में थोड़ा डैमेज हो गया, तो उसको एपिलेप्सी डेवलप हुई। यानी बीच बीच में वो झटके आते रहते ना, ठीक होने के बाद फिट आने लगे। कभी एक बार ऐसे गिर जाएगा और फिट आएगा, मोमेंटरी होता है वो। तो फिर वो नींद की गोली उसको गार्डिनाल की शुरू किया था। फिर जब नागपुर गया तो नसीब्स का जो अस्पताल है, जहाँ मेंदू का इलाज होता है, EEG कहते हैं, तो उसमें कंफर्म भी हुआ कि इसमें थोड़ा सा डैमेज है, फोकल एपिलेप्सी उसकी हुई थी। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, वो डॉक्टर टावरी बोले कंटिन्यू करो। तो वो 7 साल नींद की गोली खा रहा था। तो इस तरह से पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। यहाँ जान पे था, मतलब एक सर डिस्कशन बहुत चलता है, या बहुत सारे लोगों को पता है, पर आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। एक कॉलेरा के साथ वाला एक इंसिडेंस बहुत, मतलब मूवी में भी जब देखे तो लोग रोने लग गए। मुझे लगता है नाना पाटेकर जी ने उसमें आपका ही किरदार निभाया है, और मृणाल एक्ट्रेस नहीं, सोनाली कुलकर्णी मैम का वो निभाया है। वो कॉलेरा वाला इंसिडेंस हम क्या सच में वो सिचुएशन था? वो बहुत बड़ा मतलब हादसा था इस एरिया के लिए। क्या होता है कि ये लोग आइसोलेशन में रहे। ये कॉलेरा होता है वाटर बोर्न डिजीज, राइट है ना। पोलियो, कॉलेरा ये वाटर बोर्न होता है। यहाँ क्या हुआ कि हर गांव नदी या नाले के पास में है। कुएं तो नहीं थे वैसे, बराबर, तो पानी तो पीने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये हर गांव जहाँ पानी का सोर्स है, राइट, वहाँ बसे हुए। तो कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि यहाँ तेंदुपत्ता भी बहुत है। तो ये आदिवासी के कॉन्ट्रैक्टर आके इनको
काटने के लिए बोलते थे। हाँ। तो फिर बाहर जाके वो स्टोर करके फिर उसकी बीड़ी बनती थी। हाँ। तो इनका टारगेट पूरा नहीं होता था कि ये बेचारे माल नरिश थे। तो ये बाहर के मतलब चंद्रपुर जिले के, गोंदिया जिले के लेबर 10 दिन के लिए यहाँ लेके आते ट्रक भर के, कि ताकि उनका टारगेट पूरा हो पत्ते का। तो ये लोग आएंगे तो वहाँ इनको रहने के लिए सुविधा कहाँ है? तो ये नदी के पास, धूप का लगा समय रहता था, ठंड का नहीं, तो वहाँ पानी भी है, लकड़ी भी काफी है, अनाज बनाओ, और टट्टी किया तो ढोने के लिए वो भी पानी। ह्यूमन एक्सक्रीटा की वजह से वो कॉलरा हुआ? तो नहीं, वो तो उनको नहीं हुआ कि वो तो इम्यून थे, कैरियर हो गए। समझ में आ गया? ओके। हाँ। तो वो चले गए, पत्ता वत्ता तोड़ के, राइट। और फिर बारिश आ गई, तो ज्यादा जोर से नहीं आई, इसलिए वो बह नहीं गए। ओके। तो इनके ट्रेडिशन के मुताबिक ये खेत में गए, कहीं गांव में गए, नदी का पानी पी गए। तो जुलाई के पहले हफ्ते में एक केस आ गई यहाँ पे, कंधे पे उठा के आए, उसको वॉमिटिंग और डायरिया। मैंने तब तक कॉलेरा देखा नहीं था मेडिकल कॉलेज में। बराबर। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको बोलते हैं, हाँ, ये शब्द है उसका, राइट। लेकिन कॉलेरा एक अलग है। तो उसमें क्या होता है कि इतने सीवियर डायरिया होता है कि अस्पताल पहुंचते तक उसने डायरिया किया या पेशाब किया पता नहीं चलता, कलरलेस हो जाता है। ओके। और उसका स्मेल भी नहीं आता। ओके। सिर्फ वो खटिया पे लिक्विड होता है, इधर से उल्टी, इधर से ये, उसको कोई रंग नहीं, स्मेल नहीं, क्योंकि जो स्मेल वाला जो एक्सक्रीटर था पहले निकल जाता। पहले एक दो इसमें निकल जाता। यहाँ तो राइस वाटर स्टूल कहते उसको, जैसे अम्बिल जैसा, जिसका नाम है कॉलेरा का। तो यहाँ फिर गैस्ट्रो करके हमने ट्रीट किया। बाद में देखा हमारे सामने उसने टट्टी किया, पेशाब क्या टट्टी किया पता नहीं चलता था। लेकिन हमने देखा कि ये टट्टी क्या है। तो फिर किताब में पढ़ा, पता चला कि ये कॉलेरा है। ये कॉलेरा के लिए फिर उसको सलाइन दो, एंटीबायोटिक का चालू करो। और ये ठीक होते होते आजू बाजू से 2 दिन में 300 पेशेंट आए। 300 पेशेंट कटिया पे, पूरे गांव के गांव, मतलब एरिया पूरा, ये पूरा एरिया में वो रहते थे ना जहाँ हिंदू के लिए जो लेबर लोग, जहाँ जहाँ वो पानी के पास रहे और पानी को उन्होंने पोल्यूट किया। तो चारों बाजू से ऐसे वो कटिया, डोली या बेयरफुट एम्बुलेंस को गांव वाले लोग उनको उठा के लाते थे। और आते आते हम सब पूरा एरिया अंदर का पेशेंट से भर गया। फिर बाहर झाड़ के नीचे, झाड़ को कीले झाड़ के उसके ऊपर सलाइन वो पेड़ों पे टांग दिया था। तो उसमें भी आते आते लेट हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया। करीबन 300 में से 25-30 मर गए। हम लोग ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑल वॉलंटियर्स। तो वो पूरी ऐसी डेड बॉडी हम लोग पूरे मतलब राउंड द क्लॉक उसको ट्रीट कर रहे थे। तो एक जो पेशेंट था, एक औरत थी, तो उसने एक बेटा लाया। फॉर्चुनेटली वो ठीक हो रहा था। तो उसने जहाँ बोला कि मैं इसको ले जाऊंगा। अरे अभी पूरा ठीक नहीं आता, इधर जल्दी क्या है? देखते नहीं इतने सारे पेशेंट है इधर हो रहे। नहीं, बोले कल आते आते मेरे दोनों बेटों को ये बीमारी थी, तो एक बेटा मर गया, उसको रास्ते में कहीं झाड़ के नीचे रख दिया, जो ढक के रखा है। बाप रे। लेकिन उसके पहले दिन मेरा हस्बैंड भी गया। तो भगवान, तो ये ट्रेजेडी कभी आपने सिटी में सभी सुनने को नहीं मिलता। और उसकी आंखों में आंसू। एक दिन पहले मरा, दोनों बेटों को वही बीमारी, एक बेटा मरा हुआ है, उसकी डेड बॉडी को रख के वो इसके लिए दूसरे बेटे को लेके आए, और आंख में आंसू नहीं। ये गरीब के आंसू और अमीर के आंसू, देखिए परिस्थिति आदमी को कैसे, मतलब। तो ये सुन के हमारे आंखों में आंसू। मैं फिलहाल उस पोजीशन में हूं। फिर हमने उसको अलाउ किया क्योंकि उनको रिचुअल करना था। एनीवे, इसमें बॉडी को तो बरी करना, काफी कुछ हम सीखे इनमें से। ये टॉलरेंस क्या होता है, दुख कैसे सहना चाहिए। तो ये हम लोग सिटी में रहते तो ये अनुभव नहीं करता है। दुख सहन करने की जो उनका क्षमता बोल सकते हैं, क्षमता, उसका कंपैरिजन नहीं है हम लोग। उसका दूसरा उदाहरण ये देता मैं हरदम देता हूँ, बेयर बाइट होता है बहुत सीवियर, भालू का हमला। तो ये कुआ कोडी करके गांव है यहाँ से 60 किलोमीटर। तो उसको जंगल में गया हुआ, तो उसने हटा किया,
तो बेयर क्या करती है, वो दीमक खाती है। हाँ। बड़े बड़े जो होते हैं ना एंटिल्स, वो नाखून से वो खुद और दीमक सक करती है। उसके मुंह में 4 दांत होते हैं, वो शेर जैसे होते हैं। हाँ, एकदम वो बड़े दिखते नहीं लोगों को। हाँ। मतलब वो दिखाती नहीं। अभी आपने हमको अभी दिखाया इसलिए पता चला है ना। राइट। तो नहीं तो लोगों को लगता है नाखून से इंजुरी करती है। राइट। नाखून से इंजुरी नहीं होती। तो ये इसलिए मैं दिखाता हूँ कि नाखून से वो 2 पाँव पे खड़ी होती है। एक्चुअली सर नहीं, वो खड़ी होती है, अपने लेवल पे आती है और उसको गिरा देती है। ओके। झापड़ लगाते हम लोग। तो गिरने के बाद में नेक्स्ट मोमेंट वो सर के ऊपर बाइट करती। तो इसको बाइट किया तो इसके दोनों आंख चले गए। यहाँ से बाइट, ये कैनाइन है ना, ये दोनों आंख में गए, नीचे वाले, ऊपर वाला ये था, और ये फिर स्काल्प होता है जो स्किन, इसको निकाल दिया। वो पीछे लटका हुआ था। ये सर का जो स्काल्प है वो पीछे लटक रहा है। टोपी निकालते हैं हम लोग, टोपी। हाँ। और ये आंख तो अंधे हो गए, उसको पंक्चर कर दिया था। और फिर वो गांव वाले दौड़ के आए, उसको भगा दिया, फिर खटिया पे डाले। यहाँ लाने के लिए दूसरा दिन 2 दिन लगे, 60 किलोमीटर। अच्छा, वो ट्रीटमेंट भी उसे 2 दिन बाद कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उठा के लाए 8-10 लोग। और वो तो हम जिंदगी में पहली बार देख रहे, नागपुर मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोग पहुंचते नहीं। राइट। तो फिर वो सब खून सूखा हुआ था। यहाँ भी गंदगी थी, पत्ते थे, मट्टी थी जमीन पे। हाँ। फिर वो सलाइन और ये सेवलॉन होता है सीटा, उसको पूरा साफ किया, थोड़ा लाल दिखने लगा, तो जरा प्रेजेंटेबल था वो अपीयरेंस। फिर मैंने वो खाल उसको रखा, तो वो इंटैक्ट थी, मतलब वो कुछ टुकड़ा लेके नहीं गया था। तो यहाँ रखने के बाद उसको हील होने के लिए स्टिचेस देना पड़ा। अब ये स्टिचेस उनको मालूम ही नहीं, धागा ही देखा नहीं, यहाँ कपड़ा ही नहीं था। और ये सुई भी नहीं थी। राइट। तो हमने उस अंगार लगाई, उसके ऊपर वो धागा और सुई बॉईल किया स्टरलाइज करने के लिए। और बाकी तो ओपन में था, तो वो बाकी रिलेटिव्स देख रहे थे, वो अंधा था। उसको बोला कि ऐसा हमें कर रहे थे, उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। लेकिन एनीवे उसको रिलेटिव्स ने उसको बोला होगा क्या कर रहे हैं हम लोग। पहला स्टिच दिया तो वो 2 प्रिक होती है, 2 लेयर होते हैं ना। उसमें कुछ आवाज नहीं किया। मैंने बोला इतना कैसे, मतलब एक कांटा चुप गया तो हमने को इतना ना, वो पूरा सिल रहे हैं, ये सिल रहे। पहला टाका दिया, उसने कुछ आवाज नहीं किया, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। दूसरा दिया, तीसरा दिया, वो चुपचाप, बिना एनेस्थेशिया के एनेस्थेशिया देंगे यहाँ पे, ऐसा कोई सुविधा नहीं थी। तो ये करते करते करीबन 100 के करीब ये पूरा निकल गया था। नजदीक टाके देते। तो और बाद में खत्म होते होते उसने पूछा और कितने बचे। तो ये टॉलरेंस का हाइट ऑफ टॉलरेंस सुनने में कभी जिंदगी में कोई विश्वास नहीं करेगा, मन दहल जा रहा है। तो ये मैं हरदम बताता हूँ कि गरीबी में जैसे परिस्थिति होती है तो लोगों को सहन शक्ति बढ़ती है। यहाँ जहाँ जो सुविधा होती है तो जैसे डॉक्टर के पास जाओ, क्रोसिन का गोली तो खाओ कम से कम। हमने तो सर ऐसा भी सुना है कि आप, मतलब आपने आंखों के भी ऑपरेशंस कर दिए। इसी के आगे यही चला। ये जो ठीक होके गया 8 दिन के, टाके निकाल दिए, कोई इन्फेक्शन नहीं। ये लकड़ी हाथ पकड़ के पैदल गया, अंधा हो गया था। 1 साल के बाद उसका वहाँ के कुछ लोग आए, तो पहले को क्यूरियोसिटी होती है कि लास्ट ईयर वाला वो इतना सीवियर कैसा है, अभी ठीक हो गया था वो, पहले मर गया, अभी कैसा मरा। तब मरने का था, तब बच गया इस हमले के बाद। और अभी कैसे मरा, तो बोले वो अंधा था इसलिए वो अपना खुद का जो खाना ढूंढने के लिए जंगल नहीं जा सकता था। मेरे रिलेटिव्स है, वो उनको ही पूरा खाना नहीं मिलता था, तो उसको शेयर कम मिलता था। तो धीरे धीरे ये दुबला होते गया, एक दिन मर गया। अच्छा, मतलब सिर्फ खाना नहीं मिला इसलिए मर गया, हंगर के। तो ये भी हमारे लिए एक नई चीज थी। इंडिपेंडेंस के बाद में भी आदमी अंधा है इसलिए मर गया, अंधा है, अपना खाना शिकार नहीं ढूंढ पा रहा है, बस इसलिए मर गया। फिर वो हमने दिमाग में आई है कि कैटरेक्ट के पेशेंट होंगे गांव में, जब तक दिखता है तब तक जाते होंगे। जब एक बार अंधा हो गया तो उस चीज से आपको वो प्रेरणा मिली, कि अपन यही क्यों नहीं करे सर्जरी, क्योंकि जगह सिटी में नहीं भेज सकते थे। क्यों नहीं भेज सकते थे? एक तो उनके पास एक कपड़ा नहीं, पैसा नहीं, लैंग्वेज नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, कहाँ जाएंगे।
राइट राइट। कौन जा करेगा। हाँ तो फिर हमने नागपुर से सामान लाया, हाँ। किताबें लाई। और आपने कई आदिवासियों के हाँ, मोतियाबिंदु के। फिर मोतियाबिंदु एक का पहला पहला बहुत टेंशन वाला था। हाँ ठीक होता नहीं होता इसका टेंशन था, जिंदगी में नहीं किया था। पढ़ा तो था, मैं भी व्यस्त तो सिखाती तो है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ किया। तो इसलिए हम लोग तो वो सक्सेस मिला। अच्छा। एक औरत थी, हाँ। मतलब बस 10 नंबर का चश्मा होता है, हाँ। झाड़ भिंग होता है, हाँ हाँ। गांधी जी का फ्रेम वाला गोल। हाँ हाँ। तो मस्त चश्मा लगा के जा रही अकेली। तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, अरे तो यहाँ नीचे लंगोटी और ऊपर चश्मा। तो इस तरह से मतलब एडवर्टाइजमेंट इस तरह से होता है कि लोगों को उसका फायदा मिलने से अपने आप प्रचार होते गए, फिर लोग आते गए, मैं ऑपरेशन करता गया। तो क्या स्टोरीज है सर, हम तो मतलब इमेजिनेशन के बाहर चला जाता है, हम सोच भी नहीं पाते जो आप कर रहे हो सर। एक इसी पड़ाव में थोड़ा सा आगे मुझे पूछना था, क्या गवर्नमेंट एजेंसी से या उनके जो अपॉइंटेड लोग थे उनसे आदिवासियों का एक्सप्लॉयटेशन होता था? और हमने सुना है कि आप उसमें भी उनकी हेल्प किए, उनके झगड़ों में आपने उनके हेल्प किया। तो वो एक तो ये था कि हम लोगों को पता चला, विश्वास आ गया, लोग आने लगे, बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है कि खाना खाने के बाद दवाई लो, और इनके खाना खाने के बाद अनाज नहीं है, आधे पेट रहते हैं, तो इनको फार्मिंग सिखाना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे वॉलंटियर्स थे सब। हाँ। जो सब मिलके हम बैठे हुए थे कि अस्पताल से या दवाई से लोगों का विकास नहीं होता, उसके लिए और भी कुछ करना चाहिए। ये फार्मिंग का दिमाग में आया। उसके बाद में ये जो अधिकारी लोग थे उनको काम को बुलाते थे, इनको मालूम ही नहीं था अपने लिए कुछ स्कीम्स है, रोजगार हमी योजना, EGS, महाराष्ट्र पायनियर है। हाँ बराबर। और उनको दिन भर काम में लगाते थे, शाम को अंगूठा लेके। तो तब तक विश्वास इतना आया था, दिन भर काम कर लिया और पैसे नहीं दिए। ये भी इसके लिए भी हिम्मत लगती है। जो आदमी भूखा है, उसके वो शरीर पे वस्त्र नहीं है, उसके पैसे हक के आप यदि कैसा आपका जी करेगा कि आप उसको खा जाओ, ये तो है। तो फिर लोग यहाँ कंप्लेंट लेके आए, इंसानी भेष में भेड़िए लगते हैं। तो हमको भी बड़ा शॉकिंग था हमारे, फिर हम उसकी कंप्लेंट किया फॉरेस्ट ऑफिसर और कलेक्टर को। ये देखिए, ये पहले भूखे लोग हैं, इनकी जो हक की जो इसको सस्पेंड किया। हमारे यहाँ से कंप्लेंट की तो उनको भी लगा ये जेन्युइन है। हाँ। तो सस्पेंड किया, तो आने वाला जो ऑफिसर था उनको पता चला कि आप ऐसे पैसे खाए तो अपनी भी नौकरी जा सकती है। ओके। तो पैसे देने लगे। हाँ। लेकिन हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इनका विकास करना है तो इनको एजुकेशन देना चाहिए। राइट। फिर 76 में 2.5 साल बाद 73 में स्टार्ट हुआ, 2.5 साल बाद हमारे जो वॉलंटियर्स थे सब हमने डिसाइड किया कि उनको हम पढ़ाई शिक्षा देंगे। हाँ। और फिर हमारे गांव-गांव जाके लोगों को कन्विंस करने गए, तो फिर उनके दिमाग में डाउट्स थे। हाँ। कि अपने हमारे बच्चे आप ले जाएंगे, वापस नहीं करेंगे, और आते जाते जंगल से कोई यदि स्नेक बाइट हो, जंगली जानवर है, तो जिम्मेदार कौन है? तो क्या है शिक्षा, क्यों दे रहे हैं आप? राइट। हमने तो कुछ बोला नहीं आपको। बराबर। तो हमने उनको कहा कि आप अस्पताल में भी नहीं आते थे, अब 2.5 साल में करीबन 40,000 लोग आप इतने दूर से यहाँ साल भर में आते हैं। 2.5 साल में 40,000। हाँ, तो यहाँ आते हैं आप ट्रीटमेंट के लिए। हाँ। अब आपके वो तो डाउट निकल गए आपके। हाँ। जो डाउट थे। हाँ। अस्पताल के लिए। अब ये मौका हमें और एक दीजिए, शिक्षा देंगे उनको। बराबर। अच्छा नहीं लगा उठा के ले जाइए, कोई कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ। तो 25 बच्चे फिर शर्म के मारे दिए। हाँ। कुछ बच्चे भाग गए, जैसे उनको डिसिप्लिन लाइफ अच्छा नहीं लगा। जंगल में जाए, कोई पंछी मारो, एक गिलहरी मारो, भूंज के खा लो। यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन होता है, आप एक स्कूल में आ गए, पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो जो बाकी कुछ 15 बच्चे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ फार्मिंग भी सिखा रहे, खाना साथ में खाते थे, कपड़े मिल गए, अस्पताल घर का ही है, इतनी सारी सुविधा है, तो अच्छा चल रहा है। तो वो 15 दूसरे साल हमारे वॉलंटियर साथ जाके नंबर दुगना हो गया, 30 हो गए। उसमें 2-4 ही भाग गए। और 2 साल के बाद पेरेंट्स अपने खुद होके बच्चों को प्रवेश के लिए यहाँ लाते थे। वो बढ़ते बढ़ते आज के तारीख में सर कितने बच्चे आप पढ़ाते हैं फ्री? अभी तो 650 बच्चे यहाँ पढ़ते। हाँ। रेसिडेंशियल है 650। हाँ। तो फ्री, पूरा फ्री, खाना पीना कपड़ा वाला सब। उसमें से 300 लड़कियां हैं
मतलब ये इसमें भी गर्ल्स अवेयरनेस भी, लड़कियों भी awareness है। और नई स्कूल नेलगुंडा में एक वो पीछे पड़े गए। अभी हम लोग तो रिटायर हो गए, तो बेटा और बहू, ये बड़ा बेटा और बहू ये अस्पताल संभालते, और दूसरा अनिकेत और समीक्षा वो स्कूल का, तो उनके पीछे पड़े कि यहाँ जो स्कूल, अभी फिर बाद में गवर्नमेंट के भी स्कूल आए, कुछ आश्रम स्कूल भी आए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं था। यहाँ के स्कूल के जो बच्चे थे तो उसमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ प्रोफेसर बने। अच्छा, ये सक्सेस स्टोरीज भी है हमारे स्कूल की। इसीलिए पेरेंट्स को पता चला कि अभी ये पढ़ने के बाद में टीचर भी बने, तो उनको अपॉइंटमेंट मिल गई यहाँ पे। जहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं था तो पोस्ट मिल गई। तो वो 6वां वेतन 7वां वेतन आगे लगा। तो कितना उनमें एकदम से लाइफस्टाइल बदल गई पूरी। एजुकेशन से इतना फर्क पड़ सकता है, ये बाकी लोग देख रहे हो जो जिनको कुछ नहीं था। बराबर। तो फिर वो नेलगुंडा यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है, बहुत इंटीरियर में। वहाँ का स्कूल है जिला परिषद का। फिर भी वो पेरेंट्स आजू बाजू के मेरे बेटे और बहू के पास आए, बोले नहीं आप अपना स्कूल खोलिए। अच्छा, क्योंकि वो सब बच्चे आप यहाँ नहीं है, राइट, हमको अलाउ नहीं करते, क्योंकि आप कितने बच्चे रखेंगे। तो 2-4 बार आने के बाद ये लोग जाके देखा तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे। तो जगह नहीं थी, फिर एक ने अपने खेत की जगह दी। और ये साधना ताई आमटे, जिसका जन्मदिन 5 मई को होता था, तो साधना विद्यालय नाम से 6-7 साल पहले हमारे बेटे को उन्हें डिसाइड किया कि साधना के नाम से ये विद्यालय शुरू करेंगे। लेकिन बिल्डिंग नहीं है, हाँ जगह दे दिया, झाड़ है, पढ़ाएंगे कौन। तो ये फेसबुक पे इन लोगों ने अपील किया कि ऐसे डिफिकल्ट एरिया है जहाँ बरसात में तो जा ही नहीं सकते, और अभी भी बाद में जाना होगा तो मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर के लिए 1 घंटे से ऊपर लगता है। राइट। तो इस डिफिकल्ट एरिया में किसी को पढ़ाने की इच्छा है क्या? 1 साल जिंदगी का। हाँ। तो 15 आईटी के बच्चों ने विलिंगनेस दिखाया। उसमें से 3 को सिलेक्ट किया इन्होंने, और ये 3 और ये 2 हमारे बहू और बेटा मोटरसाइकिल से गए। उनको बता के रखा था आज के दिन हम आने वाले 5 मई, साधना विद्यालय की ओपनिंग। तो वो झाड़ के नीचे 56 बच्चियां बैठी है। क्या बात है, पहले दिन। और वहाँ का जिला परिषद स्कूल में 4 बच्चे। बिल्डिंग है वहाँ, छोटी सी बिल्डिंग है। तो इनका उत्साह बढ़ गया, मतलब दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो जरा रोज जाते थे, उनको पढ़ाते थे। वो जरा और एक प्रयोग किया उन्होंने कि यहाँ मराठी सीखने में दिक्कत होती है, इनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है माड़िया के लिए। बिल्कुल। 2 साल के बाद वो पढ़ते हैं, फिर बाद में तो फिर मराठी मीडियम में था, यहाँ की जो है मराठी मीडियम है। तो हमारी बहू बोली कि हाँ हम ट्राई करेंगे इंग्लिश मीडियम, तो वो भी फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज 3 महीने में वो जल्दी पिकअप कर लिया उन्होंने। अंग्रेजी आसान क्या बात सीखने में। तो इसलिए वो अंग्रेजी मीडियम चल जहाँ कोई सुविधा कोई नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये ऐसे एक के बाद एक कैसे मतलब बढ़ते गया। देखिए आप, मतलब सिर्फ डिसाइड किया था अस्पताल खोलेंगे, उसके बाद में फिर उन्हें बोला कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फार्मिंग सिखाना चाहिए, सब्जी कैसे उगाना, ये एजुकेशन से उसके राइट्स के बारे में पता चले। उसके बाद में वो ये इंटीरियर में और स्कूल खोलो। राइट। तो मतलब वॉलंटियर्स मिले, बच्चे दोनों बेटे हमारे वापस आ गए, जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली। ये भी एक भाग्य है। इसीलिए ये ऐसा नेचुरल ग्रोथ मैंने बोलता कि इसमें मुझे कोई डिसाइड करके नहीं किया इस डायरेक्शन में जाना है, और ये ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थिति के मुताबिक और वॉलंटियर्स मिले इसके मुताबिक बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते 50 साल निकल गए हमारे। सर, आपकी स्टोरी बिना नेगल के कभी कंप्लीट नहीं होगी। ये बात है। मतलब पता नहीं, मैं आपके साथ जब घूम रहा था, पता नहीं जब वो प्यार और वो सब देख रहा था ना सर, मैं शायद कैमरा पे बोल सकता हूँ कि मेरे आंखों में तब भी आंसू आ रहे थे जब वो आई थिंक एक हाइना था, और वो प्यार करने आ रहा था आपके पोते को, वो प्यार कर रहा था अभी। और आप जिस तरीके से वो माया, अभी जो शेर है बिबट सर, बिना नेगल के, बिना ये, अब मैं इनको जानवर भी नहीं कह सकता क्योंकि वो शायद ह्यूमंस से बेटर बिहेव करते हैं, फैमिली मेंबर है, फैमिली है आपकी। सर
मैं 10 मिनट तो भी आपसे वो पूरा सब कुछ सुनना चाहूंगा और थोड़ा सा एम्फोसिस नेगल पे जरूर करना चाहूंगा। तो ये तो कोई डिसाइड नहीं किया था, ये बेसिकली इसमें ऑर्फनेज है। हाँ, जिसको आर्म्टेज एनिमल आर्क, हाँ, आर्क क्यों कहते हैं, वो बाइबल में स्टोरी है। अच्छा, नोआज आर्क, हाँ, जब वो नष्ट हो रहा था दुनिया, तो एक जहाज पे सब जानवर इकट्ठा हाँ, है, हाँ, और उसके बाद में पृथ्वी सृष्टि निर्माण हुई। हम्म, वो स्टोरी बाइबल में नोआज आर्क नाम से फेमस है। राइट, राइट, तो किसी विजिटर ने एक आई थी यहाँ पे, यहाँ देखा उन्होंने, ये नाम के बारे में बताओ कि यहाँ लेपर्ड है, कुत्ते हैं घर में, भालू है, और हमारे साथ जंगल में घूमते आ रहे। हाँ, मतलब शेर आपके साथ ऐसे ही बाजू में चल रहे हैं, सब जा रहे हैं एक साथ में, 4-5 जाति के। अच्छा, भालू भी चल रहा है, भालू भी जा रहा है, शेर भी जा रहा है, कुत्ते भी है, और आप है बीच में। हाँ, हम जा रहे हैं, शाम सुबह घूमने जाते हैं, आ रहे नदी तक जाया। ओके, तो ये बोले ये ऑर्फनेज क्यों कहते हैं, ये जू मत कहिए, इसको आर्म्टेज एनिमल आर्क। ओके, तो उस नाम से फेमस हो गया। हाँ, ये उसका स्टोरी है नाम का। नेगल का जो स्टोरी है उससे पहले थोड़ा जाना पड़ेगा कि हम लोग जंगल में घूमते घूमते देखा कि शुरू में बहुत घूमते थे, तो बंदर की शिकार किया था। आमतौर पे इंडिया में कोई इमेजिन नहीं करता कि यहाँ गाय और बंदर मार के खाते होंगे। हमने थोड़ा सा उसको रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, तो ये दोनों नहीं मारते। तो यहाँ देखा तो वो बंदर की शिकार करके आ रहे, लाल मुंह वाला होता है, हाँ, और उसके हाथ पांव बांध के लकड़ी पे डाल के वो नजदीक आए, तो वो भी थोड़े डरे हुए थे, हम नए थे। तो हमने देखा तो एक बच्चा बंदर का मरे हुए माँ का दूध पी रहा था। अच्छा, वो जिंदा है बच्चा जिंदा था, मरी हुई माँ का। तो उसको रोका हमने, बोला कि ये बच्चे को दे दीजिए, रहा नहीं गया। तो बोले नहीं, बोले हमारे गाँव में बच्चे भूखे, वो क्या खाएंगे, 30-40 लोग हैं, उनको क्या रहे। तो आइडिया आ गया तुरंत, हमने बोला उनको ये खाना है, खिलाना है, तो हम लोग दाल चावल लेंगे आपको, खिला पका के। तो वो बार्गेन करके पहला बच्चा, ऐसी स्टार्ट, अच्छा, ऐसी शुरुआत। वैसे प्राणियों का अनाथाश्रम का शुरुआत ये बंदर के बच्चे से हुई। बहुत ही डिफरेंट है व्यूअर से। तो ये मतलब प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था, कंपैशन है, सिर्फ मतलब करुणा से। हाँ, वो प्यार जो उमड़ के आया। तो हम लोग जैसे तो झोपड़ी में रहते थे, तो बंदर को बॉटल फीडिंग से धीरे धीरे बड़ा कर रहा था। वेटरनरी का कोई नॉलेज नहीं था, ह्यूमन मेडिसिन, कुछ बीमारी आ गया तो वो वेट के मुताबिक दे रहे थे हम। कुत्ता था, कुत्ता उसके ऊपर झगड़ने के लिए जा रहा था, तो उसको समझाया ये अपना फैमिली मेंबर है, तो समझ जाते कुत्ते। हाँ, तो उनकी दोस्ती हो गई। 2 दिन लगा, 2 दिन के बाद वो कुत्ते के पीठ पे बैठ के हमारे साथ घूम जाता था। बंदर ही होता है, बंदर ही कुत्ते के पीठ पे बैठ के, कुत्ते का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब घोड़े के ऊपर जैसे आदमी बैठ गया, तो लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि वो कुत्ता शिकार करता है, बंदर के यहाँ उल्टा है। हमने फिर सब दिखा के वो बोलते थे हमको, पेशेंट को बोलते थे कि ऐसा कोई भी बच्चा मिले तो आप उसको मत मारिए, उसके बदले में आपको चावल मिले, जो भी आप। नेक्स्ट जानवर का बच्चा हिरन का था, वो भी भालू नहीं, कुत्ता, बंदर और हिरन साथ में आ रहे। राइट, फिर भालू आ गए। हाँ, माँ की शिकार कर लिया। अच्छा, बच्चे को इधर ले, छोटा बच्चा, सब छोटी ही थी ये। हाँ, तो रानी नाम था उसका। हाँ, वो साथ में घूमने रहे नदी पे। तो फिर एक दिन तेंदुआ का बच्चा, लेपर्ड, माँ मर चुकी थी, माँ को बताया नहीं। हाँ, बच्चे लेके आए। हाँ, वो तो मार के खाए होंगे। हाँ, या और कुछ किया होगा, बताते नहीं, बताना भी उनको शर्म आती होगी ना, शर्म बोलो या कुछ हो जाए। हाँ, तो या कोई एक्शन होगी या कुछ होगा, तो ये ऑर्फन मिले, ये बच्चा आपके पास, तो इसके आँख भी नहीं खुले थे। अच्छा, ये जो पैंथर होता है ना, हाँ, उसका बर्थ वेट आधा किलो होता है। हाँ, 450 से 500 ग्राम। हाँ, आंखें बंद होते 8 दिन। हाँ, आपने देखा होगा बंदे, बिल्ली के या कुत्ते के भी बच्चे पहले तो अंधे होते, अब वो मालूम नहीं कैसे बड़ा करना। गाय का दूध पानी डाल के उसको बॉटल फीडिंग कर रहे थे, उसको डायरिया होता था। तो बड़ी तकलीफ होती थी हमको, ये इतना पैंथर का बच्चा है, ये जिंदा कैसे रखिए इसको। तो ऐसे करते करते उसको ह्यूमन मेडिसिन दो। हाँ, डायरिया के लिए। अच्छा, इंसानों का मेडिसिन हम दे रहे थे। फिर वो ज्यादा ही डायरिया हुआ तो उसको सलाइन दो। ये करते करते 1-1.5 महीने में वो ऐसा ज्यादा मतलब बड़ा नहीं हुआ, जो माल नरिश था।
एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास एक मुर्गी थी, वो किसी ने मोर के अंडे लाए थे। अच्छा। तो उसके उबाने के लिए आप मुर्गी ने खरीद ली थी एक, आपले खुडो झालेली मुर्गी म्हणतो ती। तो अंडे पे थी और वो बच्चे पैदा हो गए और वो कुछ कारणवश मर गए। अच्छा। अब इसको फेंकने से हमारे दिमाग में आइडिया, विलास मनोहर मेरे जो साथी है, हाँ। तो उसको ड्रेस करके इसको खिला के देखेंगे। अच्छा। नेगल को। अच्छा, नेगल क्यों नाम रखा? हाँ, ये नाम भी अलग है। तो ये नाम अलग है। तो ये क्या था कि घर में खुला घूमता था। हाँ। पेशेंट जहाँ मैं हूँ वहाँ पेशेंट आते थे। हाँ। ये घर में आया तो घर में पहले नेगल को देखते थे। हाँ, शेर बैठा हुआ है। तो नेगल कौन है? तो नेगल उनके भाषा में लेपर्ड को नेगल कहते। अच्छा। हाँ। इसीलिए उसका नाम नेगल है। हाँ। अच्छा। हाँ। तो कोई भी आता था तो पहले अपने आपस में बात करते थे तो नेगल बैठा यहाँ पे। उनके भाषा में लेपर्ड बैठा। तो इसलिए हमने उसका नाम नेगल रखा। एनीवे, फिर वो मुर्गी इतनी चाव से खाया उसने। हाँ। कहा सोचो मत, मतलब इतनी खुशी हो गई, उसको भी हुई, हमको भी हुई। ये नेचुरल डाइट मिला। हाँ। तो और हमारी बेटी भी थी तब उसी की, इसी उम्र की, 1 महीने की, नेगल की उम्र की। हाँ। तो वो आरती उसका नाम है। तो वो 1.25 किलो की थी, ये आधा किलो का था। हाँ। वो बॉटल फीडिंग पे थी। हाँ। ये भी बॉटल फीडिंग। हाँ। और ये जैसे मुर्गी जो एक बार दिया तो हमको पता चला कि इसको नॉनवेज ही देना चाहिए। फिर मैंने जैसे बोला कि इनके जो गाय बैल इनकी जो पारंपरिक होते हैं, वो जंगल में घूमते रहते। हाँ। और जैसे जंगल में मर जाते, बूढ़े हो गए या बीमारी से मरे, कुछ है, तो हमने लोगों को बता के रखा कि ऐसे कोई जानवर मरा होगा तो हमको बताइए। और मैं और विलास मनोहर, हमारे जो जिन्होंने नेगल किताब लिखी है, मैंने लिया, आपको ऑटोग्राफ लेना है मुझे। तो वो दोनों चक्कू लेके और थैली लेके जाते थे। अच्छा, वो मरे हो उसके सब मीट काट के, जितना यहाँ केरोसिन का फ्रिज था, वो भी एक लोगों के लिए एक मिरेकल है कि केरोसिन के लैम्प से फ्रिज चल रहा है। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी लोगों को मालूम नहीं होती। तो ब्रिटिशों ने लाया था। अच्छा। तब इंडिया में बिजली नहीं होगी। तो उनको सब आराम से रहना था, तो वहां से जो फ्रिज लेके आए थे, तो उसका टेक्नोलॉजी है। तो लिकर अमोनिया, वो जो लैंप होता है, उसके ऊपर कॉइल के ऊपर से वो लिक्विड होता है, तो उसको गर्म करने से वो गैस होता है। और वो सडन एक्सपेंशन नहीं, वो हो जाता है ऊपर जाके, वो कंप्रेस करते हैं कैपिलरी टाइप। तो गैस जो होता है अमोनिया का, वो कैपिलरी में जाने से कंडेंस होता है। राइट। कंडेंस से फ्रीजिंग होता है। राइट। तो फ्रीजिंग होने के बाद उसका फिर से लिक्विड होता है अमोनिया का। तो दूसरे ट्यूब से आके वो टैंक में जमा हो जाता है। ये सर्कुलेशन कंटिन्यूस। तो लैंप तो लोगों को देखने को ऐसा लगता है कि यार नीचे से हीट दे रहे हैं और ऊपर बर्फ है। तो वो फ्रीजर में जितना आएगा उतना मीट हम लेके आते थे। ओके। नीचे फिर वो वैक्सीन रखो, और ये दिगंत और अर्णव का जो दूध वगैरह रखना है, वो नीचे रखो। ओके। और कोई भी जानवर का मरे हुए जानवर का कोई भी वहाँ मीट रखोगे कि उसको जिंदा रखना है, और उसकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। देखते देखते 1 साल के बाद हमने जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने ये कुत्ते से बड़ा हो गया, तो वेट किया उठा के। तो पहले आरती का किया। 1.25 किलो से 8 किलो। और ये आधे किलो से 40 किलो 1 साल में। 1 साल में उनका तो वो ग्रोथ साइकिल ही। तो फिर हमारा रूटीन हो गया। उसको जिंदा रखना है तो फिर ये मीट का सप्लाई ये करो, फिर मुर्गियां रखी है। तो ये नेगल बहुत प्यारा था, ये घर में घूमता था, नदी पे घूमने आता था। आरती उसके पीठ पे बैठती थी, घोड़ा घोड़ा। ओके। हाँ, ये साथी में बढ़ रहे थे ना। एक शेर के पीठ पे आपकी बच्ची बैठी। बहुत ही, मतलब ये रिलेशनशिप इतने अजीब थी। ये तो लेपर्ड यूजुअली कोई विश्वास नहीं करता, सर्कस में भी लेपर्ड नहीं रखते थे। बराबर है, वो बहुत ही मतलब टाइगर और लायन का रहते थे। लेपर्ड तो बहुत कम जगह आपने देखे होंगे कि जिसका जो प्यार से रहते थे। तो ये चलते चलते फिर बड़ा हो गया, फिर स्कूल के बच्चे आने लगे। हमने बोला कि एक्सीडेंट ना हो, इसलिए फिर वो पिंजरा बनाए और उसको जीप में डाल के नदी पे ले जाते थे। अच्छा, तब तक वो पूरा खुला अकेला मस्त खुला ही रहता था, खुला साथ में घूम रहा, खुला है बिल्कुल।
और फिर ज्यादा अस्पताल में छोटे बच्चे आते ही आते हैं, तो मतलब फिर मजाक में भी जब मारा तो उसके हालत क्या होगी। हाँ 60 किलो का निकल और किसी को वो खेलने के हिसाब से भी कर दिए तो इसलिए उसको फिर वो लिमिटेड इंडिपेंडेंस देने के लिए वो जीप में लेके नदी पे जाते थे। वहाँ कोई ज्यादा कोई रहता नहीं था, बाहर के लोग नहीं थे कोई, तो वहाँ फिर वो नदी में झाड़ पे चढ़ना तैरना करना करके उसको फिर एक फॉरेस्ट ऑफिसर से एक पार्टनर मिला, चंद्रपुर में एक फीमेल मिली थी नेगली, और वो और ये दोनों 6 महीने का, नेगल और नेगली, हाँ 6 महीने का डिफरेंस था, वो भी जल्दी बड़े हो जाते और 2.5 साल में वो मैच्योर हो जाता। मीटिंग चल रही, 2.5 साल में मीटिंग शुरू हुआ। तो मीटिंग के समय हम अंदर थे, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यूजुअली एग्रेसिव होते ऐसा बोलते। क्या बात कर रहे? तो कुछ नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मीटिंग हुआ, फिर हमको मालूम नहीं था कि कितने दिन के बाद बच्चा होगा, या बच्चा होगा भी नहीं, कुछ स्टडी नहीं था, वेटरनरी डॉक्टर नहीं। तो धीरे देखा कि उसका पेट बड़ा हो रहा, उसके जो निपल है वो बड़े हो रहे, स्वेलिंग हो रही है। हाँ स्वेलिंग हो रही है। तो हमको फिर लगा, फिर थोड़ा सा वो भी टाइम थी काफी, तो उसको प्रेस किया तो उसमें से वो दूध निकलता था, जो कोलेस्ट्रॉम कहते शुरू में। तो इसका कंफर्म हो गया कि ये प्रेग्नेंट है। तो एक दिन वो रेस्टलेस थी, तो हमने पीछे एक गुहा बनाई थी, एक जैसा लकड़ी का पलंग था, उसको प्लैंक्स होते लकड़ी के, तो उसको एक गुहा जैसा बनाया, एक तरफ से दरवाजा। तो एक दिन पहले वो अंदर चली गई, तब मुझे सबने बताया कि अब अंदर मत जा, जैसे बच्चे होंगे तो वो एग्रेसिव होंगी, बच्चा होने के बाद अंदर मत जाइए, तो लेपर्ड है, तो कुत्ती भी नजदीक नहीं आती है ना। तो रात भर मैं रेस्टलेस था, मैं भी जाके टॉर्च लेके देखता था, और 5 बजे करीब मुझे आवाज आई बच्चे की, वो चिल्ला रहा था। तो मैंने किसी को बिना बताए दरवाजा खोल के अंदर गया और टॉर्च डाला, तो उसने ऐसे आँख, उसने भी आवाज किया, लेकिन आवाज का डिफरेंस मुझे तब तक पता चलता था कि इट्स नॉट एग्रेशन। अच्छा, वो प्यार से आवाज कर रही है, देखो मेरा बच्चा। और फिर 7 दिन निकल गया तो सबको पता चल गया कि यहाँ अभी एक मेंबर आ गया, नया मेंबर, तो बाहर से सब जमा हो गए। फिर मैं अंदर गया, नेगली बोला, तो उसने वो बच्चों को मुंह में पकड़ के, जैसे बिल्ली पकड़ के बाहर लाके दिखाया सबको। अच्छा, वो खुद ही आपके पास लेके? हाँ, तो बाकी लोगों को दिखाने के लिए। मेरे तो पेरेंट ही मान रहा है, इसका मतलब वो तो बाप ही माना है ना। तो इतना टचिंग था वो कि जैसे लोग सोचते थे कि ये आपके ऊपर हमला करेगी, तो ये तो उल्टा हो गया। I can tell you कि मेरी आंखों में भी अभी थोड़ा सा मॉइस्चर आ चुका है। फिर मैं कुछ दिन के बाद उसका दूध निकालता था, चम्मच में दूध निकाल के थोड़ा सा पी के ऐसे 4, मतलब इतने रिलेशन। गवर्नमेंट का बाकी ऑब्जेक्शन हो उसमें, उसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि आप और मैं रख सकते नहीं, उनका भी बराबर है। लेकिन ये ऑर्फन थे, नहीं रखते तो मर जाते, और रखे तो अच्छे रखे, इस तरह से रखे कि जहाँ मतलब इंडिया में किसी के पास नहीं है। मुझे लगता है ये एक्सेप्शनल सिर्फ आपके पास वो परमिशन दी है। सही बात है, स्पेशल पूरे भारत में सिर्फ आपके पास है। और जो रखे भी ऐसे कि सिर्फ नेगल की ये नहीं किया, मतलब लेपर्ड की इज्जत ज्यादा करो उसका। हमारे पास जो ये भी है, जैकल है, वुल्फ है, कोई भी जानवर है, सब सारे सरीके है, बिहेवियर सबका सरीका है। बिल्कुल, उसकी ले आगे पीठ वो आप जाते हो तो खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, सब आपको, मतलब बाप आया जैसे सबके सब जानवर। तो इस तरह से नेगल, फिर वो थोड़ी टचिंग स्टोरी है कि मैं बाहर गया था बाबा को मिलने के लिए, यहाँ से एक बाइट हुआ, किसी नेगल को यार, मैं और विलास दोनों बाहर थे, और दूसरे दिन पहुंचे यहाँ पे, तब तक वो बेहोश गिरा, उसका पाँव में सूजन आई थी। अच्छा, अब हमारे पास एंटी वेनम, लेकिन देंगा कौन, हम दोनों बाहर थे। ओह, दोस्ती तो हम दोनों से थी, बाकी लोग तो दूर से देखते थे। और फिर हम आए, घूमे तो बाहर वो रसेल्स वाइपर कोने में पड़ा था। अच्छा, इसको शायद वो उसने छेड़ा होगा। यूजुअली एनिमल्स सांप को डरते हैं, इंस्टिंक्ट है ये, ये दूर ही रहे भाई। लेकिन वो अपने बचपन से अपने घर में पड़ा हुआ था, उसको शायद वो इंस्टिंक्ट ब्लंट हो गया होगा, तो छेड़ा होगा, तो उसको पाँव को काटा, तो स्वेलिंग आ गया था और वो मर गया था। 1 दिन का फासला था, तो पूरा प्रोजेक्ट रो रहा था।
अपने घर का एक फैमिली मेंबर गुजर गया स्नेक बाइट से। तो इस तरह से वो बहुत ही हमको दुख हो रहा था ये और उसका बेटा बड़ा हो रहा था। हाँ। तो परंपरा। अभी सर वो बेटा कहाँ पर है? अभी तो उसका भी नहीं, तो 14-15 साल की जिंदगी रही थी वो। हाँ, नेगल हाँ। का तो 82 का है। ओके। तो उसके बाद में काफी सारे लेपर्ड्स आए, गवर्नमेंट ने भी भेजे फिर। हाँ। अभी फिलहाल आपने देखिए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा। हाँ, वहाँ से 2 बच्चे भेजे थे। हाँ। अभी 4.5 साल के। उनकी भी एक बेटी हुई माया नाम की। हाँ, अभी माया को ही देख रहे। वो सुबह मेरे साथ में घूमने आते। अच्छा, वो उनसे भी अब वैसे ही दोस्ती है? उधर पीछे खेत में अभी भाग गया, बाकी स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं करते। हाँ, पर और फिर माया से तो इसकी भी दोस्ती है, ये दोनों साथ में। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हमारे सामने जो आपके बीच बीच में आ रहे थे, बहुत ही प्यारे दो, एक हस्की है और एक ये हस्की। तो इनकी लेपर्ड से दोस्ती है। इसको उठाना पड़ेगा, वो कैमरा में नहीं आएगी ये। बुझो आ जाएगा। बुझो वो इसको हम व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि ये गुजो है जो आपके कैमरा के सामने है। और ये लेपर्ड से दोस्ती करते हैं, लेपर्ड से इनकी फ्रेंडशिप है। सुबह घूमने जाता है। हाँ। अच्छा, तो इस तरह से अभी भी चल रहा है। हाँ। मतलब ये आप लेकिन अभी एक दूसरा एक है अपने ये प्रोजेक्ट का फायदा ये हुआ कि अभी शिकार ऑलमोस्ट बंद हो गई। लोग पढ़ रहे, लोगों को एजुकेशन मिला, हाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, खेती करने लगे। राइट। तो जंगल में क्यों जाए, है ना? जो है वो पुराने हैं। राइट। और सरकार ने कुछ वहाँ उधर मिले हुए एक्सेस वाले वो इधर भेजते हैं, लेकिन लोकली नए जानवर आने का प्रमाण बहुत कम है। तो ये अपने ऑर्फनेज का एक फायदा है, लोगों को जानवर के बारे में प्यार पैदा हुआ कि जो सिर्फ उन्होंने खाना करके देखा था, यदि एनिमल इज अ फूड फॉर देम, तो उसकी जरूरत नहीं अभी। बराबर। आज उसके ये अपने प्रकल्प का ये 50 साल में ये नहीं, ये तो सर आपने जो बनाया वो एक वट वृक्ष है। हम कैसे एक वृक्ष भी नहीं, अब वो जंगल, मतलब छोटे छोटे पौधे भी उसके बढ़ रहे हैं। और आपकी स्टोरी सुनते सुनते शायद कई बार मैं खुद बहुत भावनिक हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। एक जगह पे आंखों में आंसू भी है, खुशी भी है, मैं खुद वो फील कर रहा हूँ, व्यूअर्स भी फील कर ही रहे होंगे। आपके साथ सर जितनी बात करी जाए वो कम है, पर समय की वक्त का एक रिस्ट्रिक्शन होता है। और एक्चुअली मुझे एक और क्वेश्चन था, अगर आप 2 मिनट में उसे कवर कर सके। सर ये सब काम करते करते खुद ब्लड कैंसर से जूझते हुए आए, तो सर आप 2 मिनट, शायद आपके बहुत सारे और भी लोग होंगे, आप उनको कुछ अगर हिम्मत और गाइड कर सके। इसके सिम्टम्स 2-3 साल पहले से थे, मतलब डायग्नोसिस होने के पहले। और बुखार आता था, खांसी निमोनिया होता था, क्योंकि ये ब्लड कैंसर से काउंट कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। राइट। तो मैं तो उसमें कोई ज्यादा ख्याल नहीं किया। प्रोग्राम चल रहे थे, टूरिंग चल रहा था, जहाँ भी कोई बुखार आ गया नजदीक अस्पताल गए, जाके कोई एंटीबायोटिक और ये ले लिए। फिर 2 साल पहले प्रोग्राम के लिए मैं पुणे गया था, बीजे मेडिकल कॉलेज का कॉन्वोकेशन था, तो वहाँ इम्यूनिटी बहुत कम हो गई। मैंने बुखार भी काफी था, 104 वगैरह, 2 क्रोसिन की गोली खाए, सब बच्चों को डिग्रियां दी, और शाम को दीनानाथ अस्पताल में एडमिट हुआ। और फिर बाद में उन्होंने एंटीबायोटिक दिया, ये दिया, और बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए बोन मैरो करते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो बोन मैरो किया तो उनको फिर पता चला कि ये ब्लड कैंसर है। मैंने मजाक में कहा भी था, वो जो हेमाटोलॉजिस्ट आया था, कि 2 साल से मैं तो सफर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैं बुखार में भी घूमता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, इंटरव्यू चल रहे। आज इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, इसका मतलब बॉडी की लिमिट खत्म हो गई। अब डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुआ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है बिना डायग्नोसिस मरने का। आप जैसे बोन मैरो करेंगे तो उनमें से कुछ कॉन्क्रीट डायग्नोसिस निकालो। ऐसा वो कर रहा हो और बहुत पेनफुल होता है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप कुछ अच्छा डायग्नोसिस निकालोगी ताकि लोगों को पता चले कि ये कैंसर से मरा, विदाउट डायग्नोसिस मर आपके तो सर वैसे ही सलाम। 4 दिन के बाद रिपोर्ट आया ब्लड कैंसर है, तो फिर वो कीमोथेरेपी करो, ये करो, ते करो, उसका पैसा बहुत खर्चा हो रहा था, और सिम्टम्स कम नहीं हो रहे थे, खून गिर रहा था, काउंट कम हो रहा था।
तो मैंने डॉक्टर को बोला कि हम दोनों की जिंदगी इतनी परिपूर्ण है, अच्छी तरह से हमने जिंदगी जिया, और दोनों बेटे आए भी, बहू है, उनके लिए साथ काम करने के लिए जवान पीढ़ी भी है, कार्यकर्ता लोग। अब जिंदगी कब से एक दिन तो मरना है, कोई भी अमर नहीं है, तो हम लोग पूरे तैयार है। आप उसकी पैसे की मेरी चिंता है कि आप खर्चा कर रहे हैं जो बूढ़े आदमी के ऊपर जिसकी कोई जरूरत नहीं है। खुद के लिए बोलना सर कितना कठिन है, पर ये चीज और मुझे भी कंप्लेंट बोलने की बहुत ही, मतलब अभी जब बोर हो गया कि मुझे बुखार आता है, मुझे काउंट कम हो रहा है, मुझे खून गिर रहा है, ये 3 कंप्लेंट रोज। तो मैंने बोला कल से मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा, आप मुझे वेटरनरी पेशेंट करके ट्रीट करो। वो कभी कंप्लेंट नहीं करता। हाँ। मेरे पास इतने जानवर है, उनकी ट्रीटमेंट मैं करता हूँ, और मैं भी डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर को हर रोज कंप्लेंट किया तो डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके बाद में मैं आपको कंप्लेंट नहीं करूंगा, आपको जो करना है सो करो। तो 1 महीने के बाद रिस्पांस मिला, खर्चा होते थे, आई वाज नॉट हैप्पी एक्चुअली, एनीवे। लेकिन वो डॉक्टर बोले कि आप पैसे की चिंता आप क्यों कर रहे हैं, आप तो समाज का काम किया इतने दिन, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और फिर वहां से ठीक हो गए। बाप रे सर, आपके साथ ना हर डिस्कशन एक किस्सा, एक मूवी है पूरा। हर डिस्कशन मेरे लिए पूरे आंखों के सामने एक चित्र बना के देता है। एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहता हूँ सर, फिर हम वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में है कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, आप वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, आपको मैक्सेस से पुरस्कार मिला, आपको पद्मश्री मिला, आप कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए? ये तो मतलब जैसे संस्कार जो होते हैं, बाबा पहले जमींदार के बेटे थे, तो काफी सारे शौक किए उन्होंने। फिर बाद में वरोरा में आए, वरोरा में म्यूनिसिपैलिटी के वाइस प्रेसिडेंट बने, और तब उनको पता चला कि पॉलिटिक्स में जिसको क्या कहते हैं, सीधी सीधी बात कहना, स्पष्टोक्त नहीं चलता, आपको सभी को खुश करना पड़ता है, आपको जलेबी बनानी पड़ेगी सबको। तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया, और उसी संस्कार में हम बड़े हो गए। अच्छा। इसीलिए हमको भी नहीं लगता, आजकल की पॉलिटिक्स देखे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही किया हमने जो कुछ किया। बहुत अच्छी जिंदगी है कि, और जिसमें हमारे पीछे, मैं दूसरे हरदम बोलता हूँ कि हमारे पीछे लेबल नहीं है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का है, ना रिलीजियस नहीं है। अभी लेवल लगाना हो तो आप ह्यूमैनिटी का लगाइए, उसी से काम चल रहा है। बराबर। और 50 साल यहाँ, और आनंदवन को 75 साल हो रहे। तो ये संस्था इस तरह से चल रही है कि जहाँ इसके पीछे कोई लेबल नहीं है। राइट। और ये लेबल नहीं होने से कोई भी लेवल वाला यहाँ आ सकते, बात कर सकते हैं फ्रीली, है ना। वो उसको लगता है कि ये तो कोई वैसा कोई बायस नहीं है ना, ये सब मेरा ही है, सब हमारा इंसान है। सब लोग आके बात कर सकते हैं आराम से। सर बहुत ही मतलब अमेजिंग चर्चा रही। मतलब ऐसा शायद सर मेरे जिंदगी का ये बेस्ट पॉडकास्ट मैं बता सकता हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस मैंने खुद कभी नहीं लिया था पॉडकास्टिंग में, जो आपके साथ बैठ के मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये पूरी संस्था आज भी बिना गवर्नमेंट एड के चलती है। आप यहाँ हेमलकसा में एक बार जरूर आइए। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, आपको मतलब सब कुछ व्यवस्था है। जरूर देखिए ये प्रोजेक्ट, और आपसे जितना बन सकता है अपना, एक हम कह सकते हैं कि आप अपना खुद का पुण्य कर्म बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहूंगा, ये डोनेशन शब्द खराब लगता है मुझे। आप खुद का पुण्य कर्म बढ़ाइए एक इंसानियत के लिए। आप जरूर देखिए कि ये क्या चीज है। डॉक्टर प्रकाश आमटे मेरे साथ है, गुजबम्स है, आंसू है, खुशी है, सब कुछ है आज मेरे साथ। Sir, so thankful to you for giving me such a great time.